हेलो दोस्तों, इससे पहले दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी 2016 में आई थी और एग्ज़ाम जो लिया गया था दिसंबर 2017 में। तो एग्ज़ाम जो शुरू था 5 दिसंबर 2017 से। इस वीडियो में 5 दिसंबर 2017 को पूछा गया सभी 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। शिफ्ट फर्स्ट का एग्ज़ाम जो लिया गया था ऑनलाइन एसएससी के द्वारा, तो आप सभी 100 क्वेश्चन को बनाइए। जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ गया था 2016 में 77 क्वेश्चन पर सिलेक्शन हुआ था। सबसे पहले रीजनिंग सेक्शन से क्वेश्चन है। 2017 में रीजनिंग से टोटल क्वेश्चन पूछा गया था 35। 15 क्वेश्चन पूछा गया था मैथ से और 50 क्वेश्चन पूछा गया था जीके एवं करेंट अफेयर से मिलाकर। इस बार 2020 एग्जाम में रीजनिंग से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा 25 और 35 जो टोटल पूछा गया था 10 क्वेश्चन इस बार ऐड हो गया है कंप्यूटर का। तो 25 क्वेश्चन हो गया रीजनिंग का, 10 क्वेश्चन हो गया कंप्यूटर का, 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा मैथ से और 50 क्वेश्चन जीके एवं करेंट अफेयर से पूछा जाएगा। तो टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 है, यानी 0.25 मार्क्स काटा जाएगा। अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक आपका सही क्वेश्चन कट हो जाएगा। तो इसलिए एग्जाम में आप सभी क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं कीजिएगा। तो चलिए इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप पूरा बना लीजिए। रीजनिंग का क्वेश्चन को जरूर पूरा अटैम्प्ट कीजिए। इस बार 2020 एग्जाम में भी इसी तरह का क्वेश्चन का लेवल रहेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। वीडियो को रोक करके पहले आप खुद से ट्राई कीजिए। हम आप लोगों को डिटेल्स में डिस्कशन कराएंगे। अगर आप लोगों को रीजनिंग की तैयारी अच्छी नहीं है फिर भी आपको समझ में आ जाएगा और यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ पर जो दिया हुआ है दरवाज़ा दिया हुआ है, लकड़ी दिया हुआ है और कमीज का रिलेशन आपको बताना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। यहाँ पर सबसे पहले आपको दरवाज़ा और लकड़ी के बीच आपको रिलेशन खोजना है। दरवाज़ा लकड़ी के बीच क्या रिलेशन है, यही रिलेशन आपको कमीज और जो ऑप्शन में दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग आपको देना है। दरवाज़ा जो बनाया जाता है लकड़ी से बनाया जाता है, तो कमीज क्या चीज़ से बनाया जाता है, तो कपड़ा से बनाया जाता है। ऑप्शन में है बटन कॉलर। जिस तरह से दरवाज़ा में क्या होता है कि हैंडल होता है और कब्जा होता है, लेकिन दरवाज़ा जो बनाया जाता है लकड़ी से बनाया जाता है। तो उसी तरह कमीज में क्या होता है कि कॉलर होता है, बटन होता है, लेकिन कमीज जो बनाया जाता है कपड़ा से बनाया जाता है। तो कपड़ा इसका सही आंसर होगा। तो इस तरह से आप रिलेशन को देख करके आंसर दीजिएगा, जल्दबाजी में नहीं बनेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। क्वेश्चन का लैंग्वेज इंग्लिश में भी है। एग्जाम में भी क्वेश्चन का जो लैंग्वेज रहेगा हिंदी एवं इंग्लिश दोनों में। यह जो क्वेश्चन है इंग्लिश अल्फ़ाबेट से संबंधित है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो आपको है, यहाँ पर शुरू वाला जो है इसके साथ आपको यहाँ पर रिलेशन ढूंढना है। यही रिलेशन जो है यहाँ पर PINCH के साथ जो दिया हुआ है ऑप्शन में से आपको आंसर देना है। यहाँ पर जो रिलेशन है इस तरह से है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में B का जो स्थान होता है 2 होता है और I का स्थान है 9। तो अगर आप B में 7 बढ़ाइएगा यानी +7 कीजिएगा तो I आप प्राप्त होगा। इसके बाद है L और G। तो L का स्थान है 12 और G का स्थान है 7। तो L में यानी -5 को आप कीजिएगा। L का स्थान है 12, तो 12 में से 5 घटेगा तो 7 होगा, यानी G का मान प्राप्त होगा। तो शुरू में क्या किया जा रहा है, 7 को बढ़ाया जा रहा है, इसके बाद 5 को घटाया जा रहा है, फिर है इसके बाद I है और इसके बाद है P। तो I का स्थान है 9 और P का स्थान है 16। तो यानी 9 में 7 को जोड़ा गया है। तो यहाँ पर जो रिलेशन है इस तरह से है। सबसे पहले शुरू में +7 को जोड़ा गया है, फिर -5 को घटाया गया है, फिर क्या होगा कि +7 को जोड़ा जाएगा और फिर क्या होगा कि -5 को घटाया जाएगा। तो यही आप पिंच में यहाँ पर जोड़ करके आंसर दे दीजिए। P का स्थान है 16, 16 में 7 जोड़िएगा तो 23 होता है। तो 23 के स्थान पर क्या है, W है। W यहाँ पर फर्स्ट और इसके बाद चौथे ऑप्शन में। अब कौन सा होगा, यहाँ पर I का स्थान है 9 और इसके बाद -5 आपको करना है। तो 9 में से -5 कीजिएगा तो 4 होता है। चौथे स्थान पर क्या है, D है, तो D होगा और C इसमें नहीं होगा, C है तीसरे स्थान पर, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से आपको समझ के बनाना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको आप बनाइए ज़रूर। यहाँ पर जो रिलेशन है इस तरह से है। यहाँ पर आपको यहाँ समझना है, जैसे यहाँ पर 4 है 64 है, तो 4 को क्या कीजिएगा कि 64 हो जाएगा। अगर आप 4 का क्यूब करते हैं तो 4 का क्यूब करने पर 4 में 4 से गुना कीजिएगा 16 होगा, 16 में 4 से गुना कीजिएगा 64 होगा। तो इसी तरह से 6 का क्यूब करना पड़ेगा आप। तो 6 को क्यूब कीजिएगा तो 6 में 6 से गुना कीजिएगा 36, 36 में 6 से गुना कीजिएगा तो 216। इसका सही आंसर हो जाएगा 216। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। इसमें आपको विषम शब्द को चुनना है।
इसमें क्या है कि 3 ऑप्शन जो है एक समान है, यानी एक कैटेगरी का और चौथा अलग है। जैसे यहाँ पर कार है, साइकिल है, ट्रक है, तीनों एक कैटेगरी का है, यानी वाहन परिवहन का साधन है। लेकिन सड़क जो है, सड़क पर यह सभी गाड़ी चलती है। कार में आप बैठकर कहीं भी जा सकते हैं, साइकिल पर भी बैठकर जा सकते हैं, ट्रक भी ट्रांसपोर्ट का साधन है। लेकिन सड़क पर क्या है, यह सभी गाड़ी चलती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सड़क हो जाएगा, तीनों से अलग है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनिए। इसमें भी 3 ऑप्शन एक समान है और चौथा अलग है। यहाँ पर F है, K है, Q है और X है। तो F में अगर आप 5 जोड़ते हैं तो K होता है, K में अगर आप 6 जोड़िएगा तो Q होगा, Q में अगर आप 7 जोड़िएगा तो X होगा। इसी तरह से सेकेंड ऑप्शन भी इसी तरह से है, C में अगर आप 5 जोड़िएगा तो H होगा, H में अगर आप 6 जोड़िएगा तो N होगा, N में 7 जोड़िएगा तो U होगा। लेकिन थर्ड ऑप्शन में जो दिया हुआ यह सही नहीं है। J में अगर आप 5 जोड़िएगा तो O होता है, O में 6 जोड़ने पर U होता है, लेकिन U में अगर आप 7 जोड़िएगा तो C नहीं B होता है। लेकिन यहाँ पर C दे दिया गया, यानी 8 बढ़ा दिया गया है, तो यह ऑप्शन अलग है। बाकी D भी इसी रिलेशन पर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को चुनिए। यहाँ पर आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन विषम है, यानी 3 ऑप्शन एक समान है, चौथा अलग है। यहाँ पर इस तरह से बनाया गया है, 14 का आप चौगुना कीजिएगा तो 56 होता है, 12 का चौगुना 48 होता है, 8 का चौगुना 32 होता है, लेकिन 6 का चौगुना होता है 24। लेकिन यहाँ पर 5 गुना कर दिया गया है 30, तो यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को चुनिए। इसमें भी आपको विषम यानी गलत बताना है। तो विषम संख्या युग्म से इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। यहाँ पर आप 5 में सभी अंक को जोड़ दीजिए, तो 5 में 3 को जोड़िएगा 8 होगा, 8 में 4 को जोड़िएगा 12 होगा, 12 में 2 को जोड़िएगा तो 14। लेकिन यहाँ पर कितना दे दिया गया है, 16 दे दिया गया, तो यह अलग है। वीडियो को रोक करके आप सभी क्वेश्चन को जरूर खुद से ट्राई कीजिएगा। अगर आप लोगों को समय यहाँ पर देंगे 1 मिनट का तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा 6 4 10 है, 10 में 2 जोड़ने पर 12, 9 2 11, 21 हो जाता है। 9 में 1 जोड़िएगा 10 होगा, 10 में 6 जोड़ने पर 16, 5 21, यह भी हो जाता है। 5 3 8 4 12 4 16, लेकिन यहाँ पर 14 हो रहा है, लेकिन 16 दे दिया गया है, तो यह ऑप्शन विषम हो गया। अब यहाँ पर है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, आपको त्रिभुज काउंट करना है। चलिए इसको बनाते हैं, बेसिक से ही कैसे काउंट करना है। तो यहाँ पर सबसे ऊपर में एक त्रिभुज है, इस तरह से एक त्रिभुज हो गया, और नीचे में भी, इसके नीचे में भी यहाँ पर इस तरह से एक त्रिभुज है, 2 त्रिभुज हो गया। कलर चेंज कर लेते हैं, और एक पूरा इस तरह से एक त्रिभुज हो गया। तो यहाँ पर इस पार्ट में कितना त्रिभुज है, टोटल 3 त्रिभुज है। और एक त्रिभुज कहाँ पर है, यहाँ पर है, इस तरह से छोटा सा त्रिभुज है यहाँ पर। एक त्रिभुज यहाँ हो गया, और यह जो पार्ट है क्या है, यह त्रिभुज है, तो त्रिभुज नहीं है। त्रिभुज में टोटल भुजाओं की संख्या 3 है, लेकिन इसमें भुजाओं की संख्या टोटल कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तो यह जो पार्ट है यह त्रिभुज नहीं होगा। एक बड़ा सा यहाँ पर एक त्रिभुज और बनेगा, इस तरह से यहाँ से यहाँ तक एक त्रिभुज और हो गया। तो टोटल मिलाकर 3 1 4 1 5, तो त्रिभुज की टोटल संख्या कितनी है, तो 5 है इस आकृति में। और काउंट करने के बारे में आप लोगों को बता ही दिए कैसे काउंट करना है। अब अगला है, दी गई आकृति में कितने आयत है, इसमें आपको आयत काउंट करना है। तो पहले खुद से ज़रूर इसको काउंट कीजिए। चलिए इसको बनाते हैं। इसमें कहा जा रहा है आयत, तो सबसे ऊपर में इस तरह से एक आयत हो गया, इसके बाद यहाँ पर इस तरह से एक आयत और हो गया, 2 आयत हो गया, और एक बड़ा सा आयत यहाँ पर ऊपर में हो जाएगा, इस तरह से एक बड़ा सा आयत हो गया। तो 3 आयत हो गया ऊपर में। अब नीचे आते हैं, तो नीचे में एक आयत इस तरह से बनेगा, ये आयत का शेप में आपको दिख रहा होगा। एक आयत हो गया, तो 3 ऊपर में हो गया था, एक ये हो गया, 4 हो गया, और एक ये 5 हो गया टोटल आयत। और एक यहाँ पर बड़ा सा बनेगा इस तरह से, तो 6 आयत हो गया यहाँ पर। और दोनों को अगर आप मिला दीजिएगा तो यहाँ पर एक और आयत बनेगा। तो टोटल आयत की संख्या कितनी हो गई, यहाँ पर 7 होगी। क्या इसका आंसर 7 होगा, तो 7 इसका आंसर नहीं होगा। अगर आप 7 इसका आंसर दिए हैं तो आपका जवाब गलत है। गलत इसलिए है, एसएससी भी इस क्वेश्चन का जो आंसर दिया था 7 नहीं दिया था। एसएससी का जो ऑफिशियल आंसर की था उसमें यहाँ पर जो है यह वर्ग के शेप में है। तो प्रत्येक वर्ग जो होता है एक आयत होता है, लेकिन प्रत्येक आयत वर्ग नहीं होता है। तो प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है। अगर इस तरह का फिगर रहेगा तो वर्ग को भी काउंट करके आपको आंसर देना है। तो एक वर्ग यहाँ पर है,
एक वर्ग यहाँ पर है और एक वर्ग यहाँ पर है, तो टोटल 3 वर्ग है। तो 7 आयत है इसमें और 3 वर्ग भी है, तो 7 + 3 10 हो जाएगा इसका आंसर। अगर ऑप्शन में 10 नहीं रहता तब आप 7 दे सकते थे, लेकिन इस तरह का जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसमें आयत और वर्ग दोनों को काउंट किया जाता है, क्योंकि प्रत्येक वर्ग जो है एक आयत भी होता है। तो सही आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का 10 हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में जेड युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा। तो पासा से संबंधित है, यह ओपन डैश का क्वेश्चन है। इसमें पासा दिया हुआ है, यहाँ पर एक सभी फलक दिया हुआ है। पासा में टोटल फलक की संख्या 6 है, तो पूरा यहाँ पर दिया हुआ है और जेड का ऑपोजिट आपसे पूछा जा रहा है, तो जेड यहाँ पर दिया हुआ है, क्या होगा आपको बताना है। तो चलिए किस तरह से इस तरह का क्वेश्चन को बनाते हैं। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर एन दिया हुआ है तो यहाँ से आप शुरू कीजिएगा और बीच वाला जो खाना है इसको छोड़ दीजिएगा। अल्टरनेट यहाँ पर आपको लेना है। एन का अपोजिट जो हो जाएगा एस हो जाएगा और टी का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो आर हो जाएगा। एस बीच में है तो एस को छोड़ दीजिए, तो टी का अपोजिट हो गया यहाँ पर आर, तो यहाँ पर एन का अपोजिट हो गया एस, टी का अपोजिट हो गया आर। अब बच कौन सा गया, तो जेड बच गया और के बच गया, तो जेड का जो अपोजिट हो जाएगा के हो जाएगा। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जेड युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा, तो क्या आएगा, तो सही आंसर हो जाएगा इसका के। अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में कितनी सतह है। अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको आप सीख लीजिए कैसे बनाना है। अगर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिया जाएगा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा बनाने में। तो इसमें आपको सतह टोटल सरफेस की संख्या बताना है। तो सतह क्या होता है, तो बाहरी जो साइड होता है यही सतह होता है। जिस तरह से लूडो में टोटल सतह की संख्या 6 है, जिस पर 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ रहता है, तो यही सतह है। तो इसमें भी आपको बाहरी साइड बताना है, पूरी आकृति का टोटल कितनी सतह है। तो सबसे पहला जो सतह है, यह जो पार्ट है यह एक सतह हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक। यहाँ पर आप लोगों का डॉट होगा कि यह जो पार्ट है इतना एक सतह होना चाहिए, तो यहाँ पर कट नहीं लगा है। अगर कट लगा रहता तो यह एक सतह हो जाता, अगर यहाँ भी कट लगा रहता तो यह एक सतह हो जाता और यह भी एक सतह हो जाता, टोटल 3 सतह हो जाता। लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक कट नहीं लगा है, तो एक सॉलिड एक सतह है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो रंगीन पार्ट आपको दिख रहा है यह एक सतह हो गया। अब इसके अपोजिट में भी एक सतह होगा। जैसे लूडो में अगर आप एक देखिएगा, एक अगर लिखा हुआ है तो इसके अपोजिट में भी कोई दूसरा अंक 3 या 4 इस तरह से दिया हुआ रहता है। तो ठीक इस आकृति का अपोजिट में भी यहाँ पर इस पार्ट में एक और आकृति बनेगा, सतह रहेगा। तो टोटल सतह की संख्या जो है 2 हो गया इस तरह से। अब आगे देख लेते हैं, तो यहाँ पर एक सतह हो गया, 3 हो गया। अब इसके ऊपर में यह जो पार्ट है यहाँ पर भी एक सतह बनेगा, तो 4 हो गया। यह जो है चौथा सतह हो गया। अब इसके नीचे में भी यहाँ पर एक सतह रहेगा, तो 5 हो गया। अब छठा जो होगा यहाँ पर होगा, ये 6 हो गया। अब इसके अपोजिट में भी एक होगा, कहाँ पर होगा, तो यहाँ पर होगा एक, तो 7 हो गया टोटल। अब 8वां जो बनेगा यहाँ पर, यह सतह हो गया 8वां। अब इसके नीचे यह जो पार्ट है इसके नीचे हो जाएगा 1 9, तो ऊपर वाला 8 है तो नीचे में 9वां होगा। अब अगला जो होगा यहाँ पर 10वां होगा, यह जो पार्ट है यह 10वां होगा। तो टोटल सतह की संख्या जो हो गया 10 हो गया। तो इस तरह से आपको काउंट करके लिखना है। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को पीछे करके आप देख लीजिए। एक और आप लोगों को डाउट होगा यहाँ पर कि यह जो पार्ट लिए हैं तो इसके अपोजिट भी तो होना चाहिए यहाँ पर, तो इसके अपोजिट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो यहाँ से आप समझ लीजिए। यहाँ पर जो हम एक सतह लिए थे तो इसके अपोजिट यहाँ भी होना चाहिए था, तो यहाँ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, तो यह जो शेप है यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पूरा सॉलिड है, तो इस कारण से इसके अपोजिट में यहाँ पर नहीं बना। इसी तरह से इसके अपोजिट में भी यहाँ पर नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, तो यह जो पार्ट है एक पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो इस कारण से इसका अपोजिट नहीं बनेगा। और बाकी जितने भी सतह है सभी के अपोजिट में एक होना चाहिए। जैसे ये आकृति है तो इसके अपोजिट में भी इस तरह से बनेगा, इसके पीछे यहाँ पर आकृति सतह बनेगा। तो टोटल जो इसमें सतह की संख्या 10 है। पीछे करके देख लीजिएगा, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा और यह आपको सीख लेना है। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हम आप लोगों को इसी तरह डिटेल्स में क्वेश्चन का डिस्कशन कराएंगे या सिर्फ आंसर बताएंगे। डिटेल्स डिस्कशन से और आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। एग्जाम में अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप आसानी से बना लीजिएगा। और रीजनिंग टफ नहीं पूछा जाता है, सिर्फ आपको तरीका पता होना चाहिए कि कैसे बनाना है। अब यह क्वेश्चन 12वां है। क्वेश्चन फिगर यहाँ पर प्रश्न आकृति दिया हुआ और आंसर फिगर दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है कि दी गई उत्तर आकृति में उस आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। प्रश्न क्वेश्चन का जो यह फिगर है उत्तर आकृति में किस में यह निहित है, यह आपको बताना है। तो अच्छा सा क्वेश्चन है, चलिए इसको बनाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, इस तरह के क्वेश्चन को आपको ऐसे बनाना है। यह जो आकृति है प्रश्न आकृति, यह उत्तर आकृति में आपको हूबहू खोजना है। हूबहू जो आकृति दिया हुआ यहाँ पर दिया हुआ है,
सेम देखिए आप, यह आकृति है, यह जो आकृति इस तरह से है, यहाँ पर है बना हुआ। अब इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि हूबहू यह खोजना है। अगर इसके ऊपर में इस तरह से भी आकृति बना रहा था तो उससे हमें कोई मतलब नहीं, सिर्फ हमें जो ढूंढना है आंसर फिगर में यह जो पार्ट है यह हूबहू मिलना चाहिए। इसके अलावा कोई भी दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर नीचे में और जोड़ दिया गया, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ यह आकृति मिलना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए लिखा हुआ है, ठीक है, तो अगर आपसे कहा जाएगा कि क्वेश्चन आंसर फिगर में ए ढूंढने के लिए, तो अगर इसमें ए इस तरह से लिखा हुआ है तो ए से हमें मतलब है। बाकी कुछ भी यहाँ पर लाइन खींचा हुआ है या सर्किल त्रिभुज बना हुआ है तो उससे हमें कोई मतलब नहीं, सिर्फ यह हूबहू आकृति मिलना चाहिए। तो हूबहू आकृति यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसलिए सही आंसर 3 हो जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा ही जाएगा, तो इसको समझ लीजिए कैसे बनाना है। अब अगला क्वेश्चन है पेपर फोल्डिंग से संबंधित, इसको भी आपको समझना है कैसे बनाना है। यहाँ पर प्रश्न आकृति दिया हुआ और उत्तर आकृति दिया हुआ है, तो चलिए इसको सीख लीजिए कैसे बनाना है इस तरह के क्वेश्चन को। प्रश्न आकृति दिया हुआ है, तो यहाँ पर सबसे पहले कोई एक सादा कागज है, पेपर है, उसको क्या किया गया है, बीच से इस तरह से मोड़ा गया है। तो कोई इस तरह से कागज था, उसको मोड़कर इस तरह से बना दिया गया, पूरा कागज इस तरह से था, मोड़कर बना था। अब क्या किया गया कि ऊपर से फिर यहाँ से क्या करेंगे, हम मोड़ना शुरू करेंगे, यानी बीच से फिर इस तरह से मोड़ देंगे, तो यहाँ पर मोड़ दिया गया। अब बनेगा कितना शेप का, तो इतना शेप का बन जाएगा। अगर मोड़ दीजिएगा बीच से आप, तो यह शेप होगा। अब इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रॉस तिरछा करके मोड़ दिया गया, तो तिरछा करके मोड़ देगा तो त्रिभुज के शेप में बन जाएगा इस तरह से, ठीक है। और आप यहाँ पर क्या किया गया, पंच किया गया, 2 बार पंच किया गया, और उत्तर आकृति में आपको बताना है कि क्या होगा। तो कैसे आपको बनाना है इस तरह के क्वेश्चन को, आपको समझना यह है कि यहाँ पर पेपर को मोड़ा गया, तो सबसे पहले एक पेपर था उसको मोड़ा गया, तो 2 सरफेस बन गया, टोटल जो इसमें त हो गया 2 हो गया। अब फिर इसको आप मोड़िएगा तो 2 से कितना होगा, 4 हो जाएगा, तो 4 यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर फिर क्या किया गया, क्रॉस करके मोड़ा गया है, तो टोटल जो इसमें सतह हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। अगर एक बार पंच करेंगे तो 8 जगह पंच होगा, तो यहाँ पर कितना बार पंच किया गया, 2 बार पंच किया गया, तो टोटल जो पंच हो जाएगा इस पेपर में 16 बार पंच हो जाएगा, क्योंकि 8 बार इसको मोड़ा गया, 8 त है, तो इस कारण से इसमें 16 हो जाएगा। तो 2 बार यहाँ पर पंच किया गया, तो टोटल जो यहाँ पर होल की संख्या हो जाएगा इसमें 16 हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन में आ जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में तो 16 दिया हुआ नहीं है, 12 दिया हुआ है, तो गलत हो गया। इसके बाद चौथा ऑप्शन में भी दिया हुआ है 8 ही दिया हुआ है, तो यह भी गलत हो गया। दूसरा और तीसरा में दिया हुआ है 16, तो दोनों में से कौन सा आंसर होगा, इसके लिए आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। यहाँ पर आप देखिएगा कि यह जो पंच किया गया है क्रॉस करके किया गया है, इस तरह से किया गया है, इस तरह से शेप में, बराबर के शेप में, यानी प्लेन में नहीं किया गया, इस तरह से नहीं किया गया है। अब अगर आप तीसरा ऑप्शन में आइएगा तो तीसरा ऑप्शन में देखिएगा कि इस तरह से सीधा करके दिया हुआ यह जो होल है, लेकिन दूसरा ऑप्शन में जो है इसी तरह से क्रॉस करके दिया हुआ है, तो दूसरा इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा यह समझना है कि पेपर को कितना बार मोड़ा गया। तो सबसे पहले यहाँ पर 2 बार मोड़ा गया, फिर यहाँ पर 4 बार हो जाता है, और यहाँ पर 8 बार हो जाता है। 2 बार पंच किया गया, तो टोटल जो पंच की संख्या हो जाएगा 16। 16 ऑप्शन में ढूंढ लिए, दूसरा और तीसरा में था। इसके बाद आपको देखना है कि यहाँ पर किस तरह से पंच किया गया, तो क्रॉस करके किया गया, और हूबहू यही आपको ऑप्शन में ढूंढना है। तो अगर आप ये आकृति को मिलाइएगा तो यहाँ पर यह जो पार्ट है मिल रहा है हूबहू, देखिएगा आप दोनों को गौर कीजिए आप, तो दोनों हूबहू आपको मिलेगा, दोनों मिल रहा है हूबहू, तो यही इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से आपको बनाना। अगला क्वेश्चन दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित है, ये भी रेखा पर दर्पण को रखा गया है, तो यहाँ पर क्वेश्चन फिगर दिया हुआ है और दर्पण को यहाँ पर रखा गया है, ये भी रेखा पर, तो आपको बताना है आंसर फिगर यहाँ पर दिया हुआ है, तो कौन सा होगा, इंग्लिश अल्फ़ाबेट है और लास्ट में 2 1 है। देख लीजिए आप सभी ऑप्शन को। चलिए इसको बनाते हैं। तो दर्पण प्रतिबिंब में जो कंडीशन होता है, जो दर्पण के नज़दीक होता है उसका नज़दीक से रिलेशन होता है, और जो दूर होता है दूर से रिलेशन होता है। यहाँ पर टी से शुरू है, तो आंसर फिगर में भी जो शुरू होगा टी से ही शुरू होगा। जैसे फर्स्ट ऑप्शन में 1 दे दिया गया है तो यह गलत है। इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि ऑप्शन को अधिक से अधिक गलत करना है। तो जैसे फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया तो इसको गलत कर दिया। अब जो हम चेक करेंगे 2 3 4 में, फर्स्ट ऑप्शन में हम चेक ही नहीं करेंगे। इसके बाद टी है, तो टी का जो यह लाइन वाला पार्ट है दर्पण के तरफ है, तो आंसर में भी टी जो है इस तरह से होना चाहिए। 2 3 4 दोनों में दिया हुआ है। अब हम आगे बढ़ेंगे, इसके बाद आर को देखेंगे तो आर भी सभी में सही ही दिया हुआ है। इसके बाद यू को देखेंगे तो यू जो है दर्पण से इस तरह दूर की तरफ है यू का शेप, तो आंसर फिगर में भी क्या होगा, इस तरह से यू हो जाएगा। तो यू जो है सभी में सही ही दिया हुआ है। इसके बाद एम को देखेंगे तो एम भी जो है सभी में सही ही दिया हुआ है। इसके बाद आएंगे पी पर, पी जो है गलत दिया हुआ है, तो पी को देखेंगे यहाँ पर
इस वाले फिगर में 2 में जो है आर को गलत दिया गया है, यहाँ पर देखने में मिस्टेक हो गया था तो आर को यहाँ पर गलत दे दिया गया है। 3 और 4 में आर सही है, 2 भी गलत हो जाएगा। अब आगे यहाँ पर आइएगा तो पी जो है डी ऑप्शन में, इसको आगे बढ़ा देते हैं। पी जो है डी ऑप्शन में पी को भी गलत दे दिया गया। पी जो होना चाहिए था इस तरह से होना चाहिए था, इस शेप में होना चाहिए था। दर्पण के ऊपर में पी इस तरह से लिखा गया है तो यहाँ पर इस तरह से आप मिलाइएगा तो यह जो लाइन वाला पार्ट है दर्पण के नज़दीक है तो नज़दीक होगा, और यह जो पार्ट है दर्पण से दूर की तरफ है तो इसमें दूर की तरफ होगा। लेकिन इसमें क्या कर दिया गया है कि उल्टा लिख दिया गया है, तो इस कारण से चौथा ऑप्शन नहीं होगा, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। तो क्लियर आपको समझ में आ गया। इस आकृति का सही आंसर जो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। तो इस तरह का एसएससी के एग्जाम में फिक्स है कि एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। यहाँ पर एक शब्द दिया हुआ है MOMENTARLY दिया हुआ, और इससे आपको बताना है कि कौन सा शब्द इसमें से बनाया जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है MOIST। तो इसमें क्या करना है आपको, जितने भी यहाँ पर लेटर दिया हुआ है सभी को इसमें आपको ढूंढना है। M इसमें दिया हुआ है, O दिया हुआ है, I भी यहाँ पर दिया हुआ है, S लेकिन नहीं दिया हुआ है। तो इस कारण से फर्स्ट ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इसमें S का प्रयोग नहीं है। सेकेंड में आएंगे TO, तो T दिया हुआ है यहाँ पर, O भी दिया हुआ है, N भी दिया हुआ है, E भी दिया हुआ है और R भी यहाँ पर दिया हुआ है, तो दूसरा ऑप्शन बनाया जा सकता है। तीसरा में आते हैं YARD, तो Y तो दिया हुआ है, A भी दिया हुआ है, R भी दिया हुआ है, लेकिन D नहीं दिया हुआ है। यहाँ भी आएंगे तो L दिया हुआ है, A भी दिया हुआ है, I भी दिया हुआ है, लेकिन D नहीं दिया हुआ है, तो S और D का प्रयोग इसमें नहीं था। तो इस कारण से जो बनाया जा सकता है सेकेंड ऑप्शन टोनर बनाया जा सकता है, तो सही आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच का संबंध का सही निरूपण करता है। तो वेन डायग्राम से संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पर रिलेशन जो आपको बताना है सोना कार्बन धातु में, तो इसके लिए आपको साइंस से संबंधित पॉइंट याद होनी चाहिए। सोना क्या होता है, कार्बन क्या होता है, धातु क्या होता है, तभी आप क्वेश्चन को बना पाइएगा। सोना जो होता है धातु यानी मेटल है, लेकिन कार्बन जो होता है अधातु नॉन मेटल होता है। धातु का इस तरह से यहाँ पर आकृति बन रहा है, धातु के अंदर क्या होगा कि सोना होगा, लेकिन कार्बन जो है धातु के अंदर नहीं है, तो धातु से अलग हो जाएगा यहाँ पर, इस तरह का शेप बनेगा। तो डी ऑप्शन चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में कितने भारतीय क्रिकेटर व्यापारी नहीं है। यहाँ पर है कितने भारतीय क्रिकेटर व्यापारी नहीं है। क्रिकेटर यहाँ पर दिया हुआ है, भारतीय दिया हुआ है और व्यापारी नहीं है, यानी व्यापारी वाला जो सेक्शन है यहाँ पर यह इसमें नहीं आना चाहिए। देख लीजिए क्रिकेटर में क्या है 42 है, 23 है, इसके बाद भारतीय में क्या सब है 23 है, 28 है, तो 18 वाला जो सेक्शन है व्यापारी में है तो यह तो नहीं होगा, तो बच कौन सा जाता है, यह जो 23 है यह बच जाता है। तो 23 इसका आंसर आ जाएगा। कितने भारतीय क्रिकेटर व्यापारी नहीं है, तो 23 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनें। चलिए अच्छा सा क्वेश्चन है, बनाइए आप खुद से भी इसको। यहाँ पर इस तरह से पैटर्न लागू हुआ है। 7 में अगर आप 4 को जोड़िएगा तो कितना होता है 11 होता है, 11 में 8 से गुना कीजिएगा तो कितना होता है 88 होता है। इसी तरह से सेकेंड ऑप्शन में क्या करना है आपको, 6 में 5 को जोड़िएगा 11 होगा, 11 में 11 से गुना कीजिएगा 121 होगा। इसके बाद 9 में 3 से जोड़िएगा तो कितना होगा, 9 में 3 जोड़ने पर 12 होता है, और बीच में जो 7 दिया हुआ है उससे गुना कर देना है, तो 12 में 7 से गुना कीजिएगा तो 84। सही आंसर जो हो जाएगा इसका 84। अगला क्वेश्चन कथन एवं निष्कर्ष से संबंधित है। अगर आप इस निर्देश को पूरा पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हैं। एग्जाम में आपको निर्देश नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट यहाँ पर स्टेटमेंट आपको देखना और कंक्लूजन यहाँ पर दिया हुआ है, आंसर इस तरह से देखना है। तो यहाँ पर चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट है यहाँ पर दिया हुआ, कुछ आकृति छोटी है और कोई छोटा लाल नहीं है। इसके बाद कंक्लूजन दिया हुआ और ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, तो कौन सा आंसर होगा यह आपको बताना है। चलिए सबसे पहले इसका फिगर बनाते हैं। कुछ आकृति छोटी है, आकृति यानी फिगर स्मॉल है, तो फिगर को यहाँ पर एफ से डिनोट कर रहे हैं। यह इस तरह से हो गया फिगर, आकृति हो गया, और यहाँ पर दिया हुआ है कुछ आकृति छोटी है, तो कुछ को दर्शाने के लिए इस तरह से थोड़ा सा क्रॉस यहाँ पर करेंगे, तो कुछ आकृति छोटी, छोटी यानी स्मॉल, एस से यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं। यह हो गया। अब यहाँ पर कहा जा रहा है दूसरा स्टेटमेंट में कोई छोटा लाल नहीं है, छोटा जो है एस है और कोई छोटा लाल नहीं। अगर कोई इस तरह से लगा रहेगा कि नो स्मॉल इज रेड, तो इस तरह से आप तीर के निशान से दिखाइएगा, इससे यह क्लियर पता चलेगा आपको
कोई छोटा लाल नहीं है, यानी लाल और छोटा के बीच में किसी भी प्रकार का रिलेशन नहीं है। अब चलिए निष्कर्ष देख लेते हैं। सभी छोटी आकृति है, तो आ जाते हैं यहाँ पर सभी छोटी आकृति है, तो यहाँ पर कुछ का रिलेशन है, कुछ आकृति छोटी है और कुछ आकृति यहाँ पर छोटी है, तो कुछ छोटी भी आकृति होगा, लेकिन सभी जो लगा हुआ यह नहीं हो सकता है। इसके बाद है यह आप कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि सभी छोटी आकृति है, लेकिन कुछ अगर रहता तो यह कंक्लूजन निश्चित रूप से सही होता। इसके बाद है कुछ लाल छोटे हैं, लाल और छोटा के बीच में किसी भी प्रकार का रिलेशन नहीं है, तो कुछ का तो बिल्कुल भी नहीं होगा और सभी का भी रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है कोई छोटा लाल नहीं है, तो लाल भी कोई छोटा नहीं होगा। तो कुछ लाल छोटे हैं, यह भी कंक्लूजन दिया हुआ है यहाँ पर, यह भी सही नहीं होगा। चलिए आंसर में आ जाते हैं। तो आंसर जो होगा इसका चौथा हो जाएगा, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट सही है ना ही निष्कर्ष सेकेंड सही है। अगला क्वेश्चन भी कथन एवं निष्कर्ष से संबंधित है। निर्देश यहाँ पर दिया हुआ स्टेटमेंट है। चलिए स्टेटमेंट को डायरेक्ट देख लीजिए। यहाँ पर स्टेटमेंट इस तरह से है, कुछ कलम गोल है, यानी पेन गोल है, राउंड है। इसके बाद सभी गोल काले हैं, सभी राउंड जो है ब्लैक है। चलिए इसका भी फिगर बनाते हैं। तो कुछ कलम, पेन को यहाँ पर कलम को जो है पी से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर पेन, तो कुछ कलम क्या है कि गोल है, तो गोल यानी आर से इस तरह से दिखा रहे हैं। इसके बाद कहा जा रहा है सभी गोल जो है काले है, तो सभी गोल, यह जो गोल है काले है, काले यानी ब्लैक, बी से यहाँ पर दिखा रहे हैं। अब चलिए आ जाते हैं निष्कर्ष पे। निष्कर्ष में कहा गया है सभी काले कलम है, सभी काले कलम है, तो सभी काले, काले पे आ जाते हैं यहाँ पर। सभी काले कलम हो सकता है, तो नहीं हो सकता है, सभी काले जो है कलम नहीं हो सकता है, तो पहला तो सही नहीं होगा। इसके बाद दूसरा पर आ जाते हैं, कुछ गोल काले हैं, तो कुछ गोल काले हो सकता है, क्योंकि सभी गोल जो है काला है, तो कुछ गोल भी क्या हो सकता है कि काला हो सकता है। दूसरा जो है निष्कर्ष इसका सही हो जाएगा। तीसरा निष्कर्ष पर आते हैं, सभी गोल कलम है, सभी गोल कलम है नहीं है, कुछ का यहाँ पर रिलेशन है कि कुछ गोल जो है यहाँ पर कलम है, लेकिन सभी नहीं हो सकता है, तो तीसरा निष्कर्ष इसका सही नहीं होगा। निष्कर्ष जो सही होगा सिर्फ केवल दो, केवल निष्कर्ष दो सही है, यह दूसरा सही हो जाएगा। अगर समझ में ना आया हो तो वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। और आप यूट्यूब से सर्च करके बहुत सारे टीचर का वीडियो उपलब्ध है, तो आप देख लीजिएगा सैलोलिज्म का। सैलोलिज्म से 2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, 1 क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा और टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है इससे। चलिए ब्लड रिलेशन का यह क्वेश्चन, इसको भी आप बनाइए। यहाँ पर दिया हुआ है जे पी का पुत्र है, पी क्यू की बहन है, क्यू एम का पुत्र है, एम पी से किस प्रकार संबंधित है। आप जिस भी तरीका से ब्लड रिलेशन बनाते वही तरीका सही है। आप चलिए इसको बनाना कैसे, अगर आपको नहीं आता है तो सीख लीजिए। इसमें जो पढ़ा जाता है कोमा के बाद से आपको पढ़ना है, पी का पुत्र जे है, इस तरह से आपको पढ़ना है। पी का पुत्र कौन है, तो जे है। पी यहाँ पर इस तरह से ले रहे हैं और पी का पुत्र कौन है, जे है। अगर पुत्र दिया हुआ है तो एक पीढ़ी नीचे होगा, तो नीचे दिखाने के लिए यहाँ पर इस तरह से हम नीचे दिखाएंगे। पी का पुत्र कौन है, जे है। अब यहाँ से हमें क्लियर पता है कि जे यहाँ पर मेल होगा, प्लस यहाँ पर दिखाना है, अगर पुरुष है तो प्लस दिखाना है, महिला है तो माइनस दिखाना, जिससे लिंग में किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। आप अगर खोजना चाहिएगा तो डायरेक्ट पता चल जाएगा कि यह किस प्रकार से रिलेशन है। तो प्लस से दिखाना है पुरुष को और महिला को माइनस से दिखाना है। इसके बाद है क्यू की बहन पी है, क्यू की बहन कौन है, तो पी है। भाई बहन को क्या करना है, बराबर का पीढ़ी होता है समान पीढ़ी का, तो इस तरह से समान में बराबर में आपको लिखना है। क्यू की बहन कौन है, तो पी है, तो पी को यहाँ पर माइनस से दिखा देते हैं। इसके बाद है एम का पुत्र है क्यू, तो एम का कौन है, तो पुत्र है क्यू। एम यहाँ पर ऊपर हो गया और एम का पुत्र है क्यू, तो प्लस से दिखा दिए। अब चलिए यहाँ पर पूछा जा रहा है एम पी से किस प्रकार संबंधित। यह जो एम है और एम और पी के बीच में किस प्रकार का संबंध है, ये आपको बताना है। क्यू और पी जो है आपस में भाई बहन है और एम जो है इसके पिता या माता दोनों कोई भी हो सकता है। कन्फर्म नहीं है क्योंकि यहाँ से हमें लिंग का पता नहीं चलता है, जेंडर नहीं यहाँ पर क्लियर है कि कौन सा है, तो इस कारण से माता या पिता कौन सा होगा क्लियर नहीं पता चल रहा है। तो सही आंसर जो होगा चौथा ऑप्शन, माता अथवा पिता, दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन से ही है। अनिल सुमन का पति है जो कि पंकज की पुत्री है। राहुल सुमन का एकमात्र भाई है। अनिल राहुल से किस प्रकार संबंधित है, तो इसको भी बनाइए आप। क्या करना है, इसमें आपको कोमा के बाद से पढ़ना है। सुमन का पति है कौन है, तो अनिल है। सुमन यहाँ पर इस तरह से ले रहे हैं,
सुमन का पति कौन है? तो अनिल है। पति पत्नी के रिलेशन में क्या करना है आपको? कर्व से दिखाना। अगर भाई बहन है तो आपको बराबर में इस तरह से तीर से दिखाना है। अगर पति पत्नी है तो कर्व से दिखाना है, जिससे आपको क्लियर पता चलेगा कि यहाँ पर जो रिलेशन है पति पत्नी का रिलेशन है। सुमन का पति कौन है? अनिल है, तो अनिल को यहाँ पर प्लस से दिखा देते हैं और सुमन यहाँ पर माइनस हो गया। इसके बाद है जो कि पंकज की पुत्री है। सुमन जो है पंकज की पुत्री, यहाँ पर दिया हुआ है सुमन का पति है अनिल और सुमन जो है जो कि पंकज की पुत्री है। तो पंकज की पुत्री कौन है? तो सुमन है। पंकज यहाँ पर ऊपर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन में कहा जा रहा है राहुल सुमन का एकमात्र भाई है। सुमन का जो भाई है, भाई क्या होता है कि बराबर के पीढ़ी का है और पति भी बराबर के पीढ़ी का है, लेकिन इसको आपको क्या करना है? कर्व से इस तरह से क्रॉस करके दिखाना है, जिससे आपको क्लियर पता चल जाए कि यहाँ पर जो रिलेशन है पति पत्नी का रिलेशन है। सुमन का एकमात्र भाई कौन है? राहुल है, तो राहुल यहाँ पर प्लस हो गया। इसके बाद आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अनिल राहुल से किस प्रकार संबंधित है। तो अनिल राहुल से किस प्रकार संबंधित? अनिल यहाँ पर और राहुल, तो अनिल के पत्नी कौन है? सुमन है और सुमन के भाई है राहुल। तो यहाँ पर जो रिलेशन होगा जीजा का रिलेशन होगा। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो इस तरह से आप आकृति बना के बनाइएगा, गलत नहीं होगा। अभी यहाँ पर टाइम लगा है आकृति बनाने में, इसलिए कि आप लोगों को समझा कर बता रहे हैं, इसलिए आप एग्जाम में डायरेक्ट बनाइएगा आकृति और इसका आंसर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है रोहित तथा मोहित की वर्तमान आयु क्रमशः 48 वर्ष एवं 32 वर्ष है। 12 वर्ष पूर्व रोहित तथा मोहित का आयु का अनुपात क्या था? यहाँ पर 12 वर्ष पूर्व पूछा गया है, तो रोहित की आयु में भी आपको 12 वर्ष घटाना पड़ेगा, 12 वर्ष पीछे जाना है और मोहित की आयु में भी 12 वर्ष घटेगा। तो 48 में से 12 घटिएगा तो 36 होता है और 32 में से 12 घटिएगा तो 20 होगा। रेशियो निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? बट्टा में लेना पड़ता है। 36/20 है, इसको काट दीजिए आप। 4 से काटिएगा तो 9 हो जाएगा ऊपर में और नीचे में हो जाएगा कितना? 5 हो जाएगा। तो रेशियो जो होगा 9:5। सही आंसर जो हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क से संबंधित मैथ का क्वेश्चन है। एबीसी एक कार्य को क्रमशः 48, 12, 24 दिनों में कर सकता है। एबीसी मिलकर इस कार्य को 2/3 कितनों दिनों में पूरा कर सकता है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिए? एबीसी पूरा कार्य को कितना दिन में करेगा, जो भी दिन निकलेगा उसमें क्या कीजिएगा? 2/3 से गुना कर दीजिएगा, यही आंसर आपका आ जाएगा। तो सबसे पहले निकालते हैं। यहाँ पर एबीसी का अलग अलग दिया हुआ है टाइम, 48, 12, 24 दिन में करता है, तो पूरा मिलाकर कितना दिन में करेगा? अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है तो एक यहाँ पर आप याद रख लीजिए, यह सूत्र इस तरह से आपको बनाना है। 1 में लेना है इस तरह से 1/T1 प्लस 1/D2 प्लस 1/D3 प्लस 1/D4, इस तरह से आपको लिखना है। इस फॉर्मेट में आप लिखकर बना लीजिए। यहाँ पर आप लोगों को डॉट होगा। D1, D2, D3 क्या है? तो यहाँ पर जो ABC का समय दिया हुआ है कि 48, 12, 24, अगर D भी रहता, अगर 20 दिन, 25 दिन इस तरह से दिया हुआ रहता, तो इस फॉर्मेट में आप लिख दीजिए। 1 में ले लीजिए 1/D1 यानी 1/48 प्लस 1/12 प्लस 1/24, इसको सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करने के बाद जो मान आएगा यही होगा ABC द्वारा किया गया एक साथ कार्य होगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो 1/48 प्लस 1/12 प्लस 1/24 का जो मान निकालिएगा आप, तो मान निकल कर जो यहाँ पर आएगा 7/48 आएगा और सबसे ऊपर में एक बड़ा सा बट्टा था 1 के बट्टा में, तो 7/48 हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो जो मान आ जाएगा 48/7 आ जाएगा। तो ए बी एवं सी द्वारा किया गया एक साथ जो टाइम लगेगा 48/7 दिन लगेगा। तो 2/3 कितने दिन में पूरा करेगा? तो 48/7 में क्या कीजिएगा? 2/3 से गुना कर दीजिए। सॉल्व करने के बाद क्या होगा? 48 को 3 से भाग दीजिएगा, 16 आएगा। 16 में 2 से गुना कीजिएगा, 32 होता है। तो 32/7 इसका आंसर हो गया। सही आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन 32/7। अगला क्वेश्चन है दिए गए प्रश्न में 4 आकृति दी गई है जिनमें से 3 किसी एक गुण के आधार पर समान है तथा एक सर्व प्रकार भिन्न है। भिन्न आकृति को चुनिए। इसमें जो है 3 आकृति एक समान है और चौथा अलग है, तो अलग वाला को आपको ढूंढना है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर पहला, तीसरा और चौथा जो है एक समान है, दूसरा अलग है। यहाँ पर आपको गौर यह करना है, यह जो आकृति इस तरह के शेप में है, यहाँ भी इस तरह से ऊपर की तरफ है और यहाँ पर अगर इस तरह से बना हुआ है तो सब में इसी तरह से बना हुआ है, लेकिन दूसरा ऑप्शन में जो है गलत दे दिया गया। गलत यहाँ पर है। यहाँ पर आप गौर कीजिएगा कि इस तरह से बना हुआ है, तो इसमें क्या किया गया? इस तरह से ठीक उल्टा दे दिया गया है। इसमें क्या होना चाहिए? इस तरह से होना चाहिए था, इस तरह से यहाँ पर ऐसे होना चाहिए था, लेकिन क्या किया गया है? गलत दे दिया गया। तो इस कारण से दूसरा जो है अलग है।
आपको पता चल गया होगा, यहाँ पर गलत दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्न में 4 आकृतियाँ दी गई है जिनमें से 3 किसी एक गुण के आधार पर समान है तथा एक सर्व प्रकार भिन्न है, भिन्न आकृति को चुनिए। इसमें से 3 आकृति एक समान है और चौथा अलग है, यह आपको बताना है, तो इसको आप जरूर बनाइए। इस क्वेश्चन में देखिएगा आप, तो यहाँ पर जो है एक वृत्त दिया हुआ है और यहाँ पर एक एरो है। फिर इसी तरह इसमें भी इसी तरह से है, यहाँ पर एक वृत्त दिया हुआ और एक यहाँ पर एरो है। और यहाँ पर तीसरा जो ऑप्शन है, यहाँ पर एक वृत्त दिया हुआ, एरो जो होना चाहिए था यहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन दे कहाँ पर दिया गया, यहाँ पर दे दिया गया है। इस कारण से जो भिन्न आकृति है तीसरा ऑप्शन है। चौथा भी सही ही है, यहाँ पर वृत्त है और इसके जस्ट बाद यहाँ पर एरो है, तो तीसरा ऑप्शन जो है यहाँ पर एरो जो होना चाहिए था यहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन दे कहाँ पर दिया गया, यहाँ पर दे दिया गया। इस कारण से यह भिन्न हो गया, तो सही आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्न में 4 आकृतियाँ दी गई जिनमें से 3 किसी एक गुण के आधार पर समान है तथा एक सर्व प्रकार भिन्न है, भिन्न आकृति को चुनिए। तो इसमें भी आपको भिन्न आकृति बताना है। यह सिंपल सा ही क्वेश्चन है। इसमें अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर एक एरो है, यहाँ पर क्या कर दिया गया है कि 2 एरो दे दिया गया, बाकी यहाँ पर भी एक एरो है और यहाँ भी एक एरो है। तो सही आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, यह भिन्न है, यहाँ पर 2 तीर दे दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। इसमें आपको बताना है यहाँ पर वाट खाली स्थान पर क्या होगा, यह आपको बताना है। अगर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको जो बनाना है शुरू से नहीं बनाना है। अगर आप शुरू से बनाते हैं तो फिर आपको समय लगेगा। आपको क्या करना है, डायरेक्ट लास्ट में आना है या जहाँ पर सबसे अधिक गैप होगा वहाँ पर आपको देखना है। तो इसमें यहाँ पर 18 है और 34 है, तो यहाँ पर आपके दिमाग में यह होना चाहिए 18 को क्या करेंगे कि 34 हो जाएगा। इसमें आपको जोड़ घटाओ गुना भागा कुछ भी करके 18 को 34 पुराना है। तो 18 और 34 जो है 18 के ठीक डबल मान के बराबर है। तो अगर आप 18 में 2 से गुना करते हैं तो 36 होता है, फिर 36 में से 2 घटा दीजिएगा तो 34 होता है। फिर आपको चेक करना है इससे पहले जो है दिया हुआ है मान, इसमें भी क्या यही पैटर्न लागू होता है, तो बिल्कुल लागू हो रहा है। 10 का आप डबल कीजिएगा तो 20 होता है और 2 घटा दीजिएगा तो 18 होता है। इसी तरह से 6 का डबल कीजिएगा तो 12 होता है, 12 में से 2 घटा दीजिएगा तो 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर 4 का डबल कीजिएगा तो 8 होता है, 8 में से 2 घटा दीजिएगा तो 6 होता है। तो इस तरह से यहाँ पर पूरा पैटर्न लागू है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 34 का आपको क्या करना है, डबल करना है, यानी 2 से गुना करना है फिर 2 घटा देना है। 34 में 2 से गुना कीजिएगा 68 होता है, 68 में से फिर क्या करना है आपको 2 घटा देना है। तो सही आंसर जो हो जाएगा इसका 66 हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन को आप लास्ट से ही कोशिश कीजिएगा बनाने का, फिर आप जल्दी बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो सेम ही इसी तरह का क्वेश्चन यहाँ भी है। रीजनिंग में 35 क्वेश्चन था, तो प्रत्येक टॉपिक से 2-2 क्वेश्चन पूछा गया था और इस बार 25 क्वेश्चन रहेगा, तो सभी टॉपिक से मिनिमम 1 क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा। इसमें जो पैटर्न लागू हुआ है इस तरह से लागू हुआ है, 19 और 39 है। तो 19 का अगर आप डबल कीजिएगा तो 38 होता है और यहाँ पर क्या किया गया +1 1 जोड़ा गया। इसी तरह से 9 का डबल कीजिएगा तो 18 होता है, 1 जोड़ा गया 19 हो गया। 4 का डबल कीजिएगा तो 8 होता है, 8 में 1 जोड़िएगा 9 होगा। तो इस तरह से यहाँ पर पैटर्न लागू हुआ है, डबल किया गया, दुगुना करके 1 जोड़ा गया है। तो 39 का अगर आप डबल करते हो तो 78 होता है, 78 में 1 जोड़िएगा तो 79। सही आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का 79। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति को चुनिए। तो यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी यह आपको बताना है। तो यहाँ पर जो भी आकृति दिया हुआ है एक पैटर्न के अनुसार है और यहाँ पर क्या होगा आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर इस तरह से है, देख लीजिए ऑप्शन को भी। चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले इसमें क्या है कि 2 लाइन है, एक लाइन यहाँ पर है और एक लाइन यहाँ पर है। इसमें क्या होता है कि 3 लाइन हो जाता है, 3 लाइन यहाँ पर बढ़कर हो गया, इसमें 4 हो जाता है, इसमें 5 हो जाएगा। अब अगला जो फिगर होगा उसमें 6 लाइन होना चाहिए। इस तरह से यहाँ पर काउंट कीजिएगा तो 1 हो गया यहाँ पर, 2 यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर, 5वां यहाँ पर। तो इसमें जो होना चाहिए खाली स्थान में 6 लाइन होना चाहिए। तो ऑप्शन में देख लीजिए, फर्स्ट ऑप्शन में 4 लाइन दिया गया है और इसके अलावा यहाँ पर देखिएगा चौथा ऑप्शन में भी 1 2 3 4 5 लाइन दिया गया है। तो फर्स्ट और चौथा ऑप्शन तो होगा नहीं, ये दोनों क्रॉस हो गया। अब चलिए यहाँ पर देख लेते हैं तीसरा और दूसरा में। तीसरा और दूसरा में दोनों में 6 लाइन दिया हुआ है, लेकिन कौन सा आंसर होगा तो इसके लिए आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन पर आना पड़ेगा। यहाँ पर आप देखिएगा कि वर्ग जो है सबसे ऊपर में दिया गया है, फिर क्या किया गया ठीक नीचे ले लिया गया, यानी कि ऊपर में सबसे पहले था, इसके बाद नीचे में ले लिया गया है, फिर क्या किया गया यहाँ पर ऊपर में ले लिया गया और यहाँ पर नीचे में अब क्या होगा वर्ग जो होगा ऊपर में होगा।
थर्ड ऑप्शन नहीं होगा, थर्ड ऑप्शन में नीचे में दिया हुआ है, तो इस कारण से दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। इसमें वर्ग जो है ऊपर में यहाँ पर दिया हुआ है। अब चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति चुनिए। यह भी अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको आप बनाइए। इसमें क्या है कि एक वर्ग है और बीच में एक पॉइंट है और इस तरह से एरो दिया हुआ है। तो सेम आकृति सभी जगह है, लेकिन सिर्फ क्या हो रहा है कि एरो जो है यहाँ पर तीर यह रोटेट हो रहा है। तो आकृति में भी इसी तरह से होना चाहिए। अब देखिएगा आप, दूसरा ऑप्शन में बीच में जो है पॉइंट नहीं दिया गया है और पहला ऑप्शन में भी नहीं दिया गया है, तो पहला और दूसरा तो होगा नहीं। अब बच गया कौन कौन, तीसरा और चौथा बच गया। तो तीसरा और चौथा में से कौन सा होगा, तो यह जो आपको पता चलेगा एरो से, यहाँ पर रोटेशन से पता चलेगा। यहाँ पर आप देखिएगा कि एरो जो है इस तरह से, इसके बाद क्या किया गया है, यहाँ पर आ गया है एरो, तो यानी 45 डिग्री का रोटेशन हुआ है। आप यह सिंपल सा कह सकते हैं, यहाँ पर साइड में कॉर्नर पर था, इसके बाद क्या हो गया कि बीच में आ गया, बीच में यहाँ पर आ गया, इसके बाद फिर रोटेट होकर क्या हो गया कि यहाँ पर साइड में आ गया। इस आकृति में आप देखिएगा यहाँ पर साइड में आ गया। अब इसके बाद क्या होता है कि फिर बीच में आ जाता है। अब अगला जो रोटेशन होगा तो ये साइड में यहाँ पर आएगा एरो इस तरह से। आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। तो सही आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का चौथा हो जाएगा। इस तरह से इसको रोटेट किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति को चुनिए। तो यहाँ पर एक दिया हुआ है, फिगर दिया हुआ और आपको बताना है खाली स्थान में क्या होगा। तो इसमें जो टोटल खाना है बॉक्स है, 9 बॉक्स है, जिसमें एक त्रिभुज है और यहाँ पर एक वर्ग है और त्रिभुज वर्ग का रोटेशन हो रहा है। तो इस खाली स्थान में क्या होगा आपको बताना है। तो आंसर फिगर में आ जाइए। तो आंसर फिगर में भी जितने भी आकृति दिया हुआ है सभी में टोटल 9 बॉक्स बना हुआ है। अब आंसर कौन सा होगा, तो यहाँ पर आपको त्रिभुज को रोटेशन करना है। तो यहाँ पर क्या किया गया, त्रिभुज को 3 बॉक्स आगे शिफ्ट किया गया, 1 2 यह हो गया और तीसरा यहाँ। तो दूसरे जो आकृति है इसमें यहाँ पर त्रिभुज आ गया, यानी 3 बॉक्स आगे किया गया है त्रिभुज का। फिर अगर आप यहाँ से त्रिभुज को 3 बॉक्स आगे कीजिएगा, 1 2 और 3, तो यहाँ पर त्रिभुज आ जाएगा। तो इस आकृति में क्या हुआ है, त्रिभुज यहाँ पर आ गया है। अब फिर अगर आप यहाँ से त्रिभुज को 3 बॉक्स आगे कीजिएगा, 1 2 और 3 यह हो गया। तो तीसरा में कहाँ पर आ जाता है त्रिभुज, यहाँ पर आ जाता है। अब यहाँ से अगर आप त्रिभुज को फिर से 3 बॉक्स आगे कीजिएगा, एक यहाँ पर आ गया, दूसरा यहाँ पर और तीसरा यहाँ पर। इस आकृति में जो त्रिभुज कहाँ पर आ जाएगा, तो सबसे यहाँ पर लास्ट में ऊपर में कॉर्नर पर आ जाएगा त्रिभुज, यहाँ पर आ जाएगा। तो आंसर में देख लेते हैं। तो आंसर में जो है यहाँ पर पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन में दिया हुआ है। दूसरा में क्या किया गया, बीच में दे दिया गया, तो दूसरा तो होगा नहीं। चलिए ये आंसर गलत हो गया। अब यहाँ से पता नहीं चल रहा है क्योंकि 3 ऑप्शन में यह सही है। अब चलिए वर्ग को रोटेट करते हैं। तो वर्ग को इस तरह से रोटेट किया गया, 2 जो है बॉक्स आगे शिफ्ट किया गया, 1 और 2। अगर आप 2 बॉक्स आगे शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पर वर्ग आ जाता है। फिर यहाँ से अगर आप 2 बॉक्स आगे शिफ्ट कीजिएगा तो कहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर वर्ग आ जाता है। फिर अगर आप यहाँ से 2 बॉक्स आगे शिफ्ट कीजिएगा, 1 2, तो यहाँ पर आ जाता है। अब कहाँ पर होगा, लास्ट वाला इस आकृति में वर्ग जो है यहाँ पर आ जाएगा। तो इस आकृति में खाली स्थान में जो वर्ग आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा। तो चलिए अब आंसर में देख लेते हैं। त्रिभुज क्या होगा, किसके ऊपर रहेगा और इसके नीचे यहाँ पर वर्ग रहेगा बीच में। तो सही आकृति जो है इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन में क्या है कि त्रिभुज ऊपर है और इसके ठीक नीचे में बॉक्स में जो है यहाँ पर वर्ग है। तो सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, किसी विशिष्ट कोड भाषा में फ्लेयर को 96432 तथा टाइट को 73817 लिखा जाता है। तो इस कोड भाषा में फ्लाइट को किस प्रकार लिखा जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित यह क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर देखना, जैसे फ्लेयर है यहाँ पर शब्द दिया हुआ, टाइट शब्द दिया हुआ। फ्लाइट जो शब्द बना है, फ्लाइट में जितने भी लेटर है सभी टाइट और फ्लेयर में दिया हुआ है, तो यानी कि कॉमन है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जैसे एफ है, एफ का मान आपको निकालना है। तो इसमें देखना है आपको एफ का मान कितना है, 9 है, एल का मान 6 है, तो रख देना है। इसी तरह से आपको बना लेना है। तो चलिए इसको बनाते हैं। एफ का मान यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ। फ्लैट का मान आपको बताना है। इसके बाद यहाँ पर एल का मान कितना है, एल का मान है 6, आपको ढूंढ ढूंढ कर लिख देना है। आई का मान है, आई के लिए यहाँ पर आपको आना पड़ेगा। IGST यहाँ पर लगातार से ही दिया हुआ है, तो IGST 3817 हो जाएगा। लगातार से आप लिख दीजिए 3817। अब फ्लैट का जो हो गया कोडिंग 963817, ऑप्शन में ढूंढ लीजिए। तो दूसरा ऑप्शन में दिया हुआ है 963817, सही आंसर हो गया। अब चलिए आगे है, एक विशिष्ट कोड में फ्लॉग को 47 तथा स्टेयर को 67 लिखा जाता है, उस कोड भाषा में RUST को लिखा जाएगा।
इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर एक शब्द दिया हुआ और मान अगर इस तरह से छोटा रहेगा 50, 60, 100 इस तरह से मान रहेगा तो क्या करना है आपको, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो सीरियल नंबर है जोड़ कर एक बार आपको चेक करना है। जैसे एफ का मान होता है 6 होता है, एल का मान है 12, ओ का मान है 15, सी का मान है 3, इस तरह से आपको चेक करना है। के का मान है 11, तो अगर आप सभी को जोड़ दीजिएगा, एफ का मान है 6, इसके बाद एल का मान हो गया 12, तो 12 6 18 हो गया, ओ का मान हो गया 15, 18 में 15 जोड़िएगा 33 हो गया, सी का मान होता है 3, तो 33 में 3 जोड़िएगा 36 होगा, के का मान होता है 11, तो 36 में 11 को जोड़िएगा तो 47, यानी जोड़ने पर पूरा 47 यहाँ पर हो रहा है। एस टी आर को भी आपको इसी तरह से चेक करना है, तो एस टी आर को भी अगर आप जोड़िएगा तो 67 यहाँ पर मान आ जाता है। एस का मान होता है 19, टी का मान है 20, ए का मान है 1, आई का मान है 9 और आर का मान है 18, सभी को जोड़ दीजिएगा तो 67 आ रहा है। यहाँ से हमें पता चल गया इसका पैटर्न क्या है। यहाँ पर क्या किया गया, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के सीरियल नंबर को जोड़ दिया गया, तो आर यू एस टी का मान कितना होगा, तो आर का जो मान होता है 18 होता है। इसमें आपको क्या करना है, यू का मान जोड़ना है, यू का मान हो गया 21, इसके बाद है एस, तो एस का मान होता है 19 और टी का मान होता है 20, तो सभी को अगर आप जोड़ देते हैं 18, 21, 19 प्लस 20, सभी को जोड़ने पर जो यहाँ पर मान आपको प्राप्त होगा 78 प्राप्त होगा। तो यही इसका सही आंसर हो गया 78। एक और चीज़ यहाँ से आप याद रख लीजिएगा, कई बार एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। जैसे यहाँ पर फ्लॉग का मान है 47, तो इसका डबल मान दे दिया रहेगा, 47 का अगर आप डबल कीजिएगा तो 94 होता है। इसी तरह से एस टी आर का भी डबल मान दिया हुआ रहेगा, और रूस्ट का अगर पूछा जाता है इस तरह से तो आपको क्या करना है, डबल करके आंसर दे देना है। तो यहाँ पर आर यू एस टी का मान है 78, 78 का डबल कीजिएगा तो डबल करके आंसर दे देना है। तो याद रख लीजिएगा, कई बार आपको इस तरह का भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब अगला क्वेश्चन, एक विशिष्ट कोड में साइंस को इस तरह से लिखा जाए तो उस कोड भाषा में फुल स्टॉप को किस प्रकार लिखा जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको पैटर्न पता लगाना है कि इसमें कौन सा पैटर्न लागू हुआ है। चलिए इसको बनाते हैं। यहाँ पर एस है और इसके बाद भी है, तो एस और भी में किस तरह से रिलेशन है, तो एस को क्या किया गया, 3 आगे बढ़ाकर लिखा गया। एस के बाद होता है टी होता है, टी के बाद होता है यू, यू के बाद होता है भी, तो एस के बाद तीसरा जो लेटर होता है भी होता है। अब यहाँ पर सी और जेड में क्या रिलेशन है, तो यहाँ पर क्या किया गया है, 3 कम किया गया है, यानी पीछे की तरफ आया है यहाँ पर। और सबसे शुरू में क्या किया गया था कि +3 किया गया था और इसमें -3 किया गया है। तो सी से अगर आप पीछे आइएगा तो बी होता है, बी से पहले होता है ए, और ए से ही अगर आप आ जाते हैं फिर पीछे की तरफ तो जेड हो जाता है। उल्टा में अगर आप ए बी सी डी को गिनते हैं तो जेड होगा। अब इसके बाद आई है, तो आई के बाद एल, तो आई के बाद होता है जे, जे के बाद होता है के के बाद होता है एल। इस तरह से यहाँ पर लिखा गया है। सबसे पहले क्या किया गया है कि 3 बढ़ाया गया है, फिर 3 को कम किया गया। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि फुल स्टॉप को किस प्रकार लिखा जाएगा, तो एफ में क्या करना पड़ेगा, आपको 3 जोड़ना पड़ेगा। तो एफ के बाद क्या होता है, जी होता है, जी के बाद होता है एच, एच के बाद होता है आई। तो यहाँ पर जो मान आया आया। इसके बाद चलिए देख लेते हैं आर। तो आर को क्या करना है, आपको 3 पीछे की तरफ जाना है। तो आर से पहले क्या होता है, क्यू होता है, क्यू से पहले क्या होता है, पी होता है, पी से पहले क्या होता है, ओ होता है। तो अगर आप आर में से -3 करते हैं तो यहाँ पर आपको जो मान प्राप्त होगा ओ प्राप्त होगा। तो और आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं। जे वाला तो होगा नहीं, आई ओ हो जाएगा। तो 2 ही निकालने पर यहाँ पर आंसर आ जाता है। तो आई ओ वाला जो ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन, यह सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से जीके का सेक्शन शुरू है। चलिए जीके का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अल्पाधिकार की परिभाषा के सर्वाधिक निकट है। अल्पाधिकार में होता क्या है कि सामान बनाने वाली कंपनियां कम होती है, यानी सीमित मात्रा में होती है। जैसे उदाहरण की बात करें तो ऑटोमोबाइल कंपनी हो गया, कार बाइक बनाने वाली कंपनियां सीमित मात्रा में 5 से 10 है, ऐसा नहीं है कि हज़ारों में है। सीमेंट उद्योग हो गया, यह सभी अल्पाधिकार कैटेगरी के अंतर्गत है। अब ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पर, नाई की दुकान, तो नाई का दुकान कोई भी खोल सकता है, प्रत्येक मार्केट में यह दुकान रहता है। वेल्डिंग का दुकान भी कोई भी पर्सनली रूप से खोल सकता है। गेहूं पैदा करने वाले किसान, इसका भी कोई सीमित संख्या नहीं है, बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन सिगरेट उद्योग हो गया, तंबाकू, यह सभी जो अल्पाधिकार के कैटेगरी में, क्योंकि इसकी मात्रा सीमित है। तो सही आंसर जो हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। सिगरेट उद्योग जो है सीमित मात्रा में, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हज़ारों में है। सही आंसर जो होगा सिगरेट उद्योग। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता की आवश्यक शर्तों में से एक है। ऑप्शन आप सभी देख लीजिए। पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रेता की संख्याओं की कोई सीमा नहीं होती है, इसलिए मूल्य पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अब ऑप्शन देख लीजिए।
इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन होगा। किसी एक समय में एक जैसे सामानों के लिए एक समान मूल्य, विक्रेताओं की संख्या में कोई सीमा नहीं होता है, इस कारण से जो है मूल्य प्रभावित नहीं होता, यानी मूल्य समान रहेगा। ऐसा नहीं है कि सभी जगह अलग अलग आपको मूल्य देखने को मिलेगा और या फिर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाएगा। तो चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी एजेंसी म्यूचुअल फंड के विनियामक की भांति कार्य करती है? म्यूचुअल फंड के विनियामक के भांति जो कार्य करती है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा सेबी हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, इस तरह का क्वेश्चन फिर से रिपीट भी किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना की गई थी 27 जनवरी 1921 को। सही आंसर जो हो जाएगा 1921। डेट भी याद रख लीजिएगा, 27 जनवरी 1921। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवस्थापिका का कार्य नहीं है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा बजट बनाना। दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बजट बनाना जो कार्य है, वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामले का विभाग जो है बजट तैयार करता है और बजट जो पेश किया जाता है संसद में। तो बजट बनाना जो है व्यवस्थापिका का कार्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रणेता कौन है? सामाजिक समझौता सिद्धांत के जो प्रणेता है थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और जीन्स जैक्स रूसो। सही आंसर जो हो जाएगा, सभी विकल्प सही है, सभी यह जो है सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रणेता है। तो चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा दिल्ली में विधानसभा की स्थापना की गई थी? दिल्ली में विधानसभा की जो स्थापना की गई थी 69वें संविधान संशोधन द्वारा। याद रख लीजिएगा, इसमें भी पूछ दिया जाता है कई बार 69वें संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1991 में। सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 1991, 69वां संविधान संशोधन। दिल्ली में टोटल विधानसभा की जो सीट है 70 सीट है, यह भी याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन अनुच्छेद 368 वर्णित करता है। सभी ऑप्शन देख लीजिए, अनुच्छेद 368 से संबंधित यह क्वेश्चन है। अनुच्छेद 368 में जो वर्णन है संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया का वर्णन है और अनुच्छेद 368 जो है संविधान के भाग 20 के अंतर्गत है, यह भी याद रख लीजिएगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन, संविधान संशोधन की संसद शक्ति। अगला क्वेश्चन है, कौन सा हड़प्पाई स्थल हरियाणा में स्थित है? आप सीरियल से याद रख लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता से इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। धौलावीरा जो है यह गुजरात राज्य में है। इसके बाद है राखी गढ़ी, तो राखी गढ़ी जो है हरियाणा के हिसार जिला में है। कालीबंगा जो है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में और आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में है। तो सीरियल से याद रख लीजिएगा, धौलावीरा गुजरात में है, राखी गढ़ी हरियाणा में है, कालीबंगा गुजरात में और आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। तो सही आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का दूसरा, राखी गढ़ी हरियाणा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के हौज खास क्षेत्र में चार मीनार द्वारा बनवाई गई थी। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था, यह पूछा जा रहा है। चार मीनार का जो निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। सही आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान वंदे मातरम लोगों का लोकप्रिय गीत बना? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान वंदे मातरम लोगों का जो लोकप्रिय गीत बना था बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान। सही आंसर जो हो जाएगा चौथा ऑप्शन, स्वदेशी आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान दिल्ली सल्तनत की अल्पकालीन राजधानी थी? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत की जो अल्पकालीन राजधानी थी देवगिरी। इसका सही आंसर हो जाएगा देवगिरी। बाद में देवगिरी का नाम बदल करके दौलताबाद रखा गया था। अगला क्वेश्चन, 18 दिन का झोपड़ा किस राज्य में स्थित है?
अढ़ाई दिन का झोपड़ा राजस्थान के अजमेर जिला में स्थित है, तो सही आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राजस्थान। अगला क्वेश्चन है योसंग त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। योसंग त्यौहार जो मनाया जाता है भारत के मणिपुर राज्य में। सही आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का मणिपुर। याद रख लीजिएगा, यह क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कश्मीर की पूर्वी सीमा है। कश्मीर की जो पूर्वी सीमा है लद्दाख क्षेत्र। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा लद्दाख क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है जलपाईगुड़ी नदी के किनारे पर स्थित है। जलपाईगुड़ी जो स्थित है भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में और नदी के किनारे पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा तीस्ता नदी। अगला क्वेश्चन है कौन सा भौतिक लक्षण सिंधु और गंगा नदी के घाटियों के बीच जल विभाजक की भांति कार्य करता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा अरावली रेंज। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सिंधु और गंगा नदी के बीच जल विभाजक का जो कार्य करती है अरावली रेंज। अगला क्वेश्चन है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड कहाँ स्थित है। याद रख लीजिएगा, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन और यह जो स्थित है अंडमान द्वीप समूह में। सही आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का अंडमान द्वीप समूह। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में विश्व के कपास निर्यातक देशों में भारत का स्थान क्या है। विश्व के कपास निर्यातक देशों में पहले स्थान पर है चीन और दूसरे स्थान पर है भारत। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा द्वितीय। पहला स्थान पर चीन है, यह भी याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का कौन सा क्षेत्र अपनी वर्षा का अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी मानसून से प्राप्त करता है। उत्तर पूर्वी मानसून जो कहा जाता है लौटते मानसून को, और इससे जो वर्षा होती है तमिलनाडु के तट, कोरोमंडल तट और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र में अक्टूबर दिसंबर में लौटते मानसून से वर्षा होती है। तो सही आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन कोरोमंडल और रायलसीमा। अगला क्वेश्चन है जब एक गतिशील पिंड की गति दुगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में फिर से भी पूछा जा सकता है, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए कैसे बनाना है। जब एक गतिशील पिंड की गति दुगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, यह आपको बताना है। तो गतिज ऊर्जा बराबर जो सूत्र होता है 1/2 mv²। एम जो दर्शा रहा है यहाँ पर द्रव्यमान को और भी जो दर्शा रहा है वेग को दुगुना कर रहा है, यानी v पहले था और 2v हो गया। और यहाँ पर क्या है कि स्क्वायर है, तो 2v का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4v²। यानी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, चौगुनी हो जाएगी। यहाँ से आपको क्लियर पता चल गया, चौगुनी हो जाएगी। अगर यहाँ पर कहा जाता है कि गति तिगुनी हो जाएगी तो गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, तो 3 का स्क्वायर कर देना है, 9 हो जाएगी। अगर यहाँ पर 2 की जगह पर 4 दिया हो रहता, अगर 4 गुनी हो जाती है तो गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, 4 का स्क्वायर कर दीजिएगा, 16 गुनी हो जाएगी। यह तो क्लियर हो गया। इसका आंसर जो हो जाएगा चौगुनी हो जाती है। एक और आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, कई बार एग्जाम में इस तरह से पूछा जाएगा, यहाँ पर परिवर्तन के जगह पर रहेगा गतिज ऊर्जा में कितना वृद्धि होगा। अगर वृद्धि पूछा जाएगा तो आपको आंसर जो देना है 3 गुनी वृद्धि होगी। कैसे होगा, तो पहले गतिज ऊर्जा 1 रहता है, दुगुनी करने पर 1 से कितना हो जाता है 4 हो जाता है, यानी वृद्धि कितना हो रहा है 3 का ही वृद्धि हो रहा है। पहले 1 था और 1 से अब 4 हो गया तो 4 में से घटेगा 3, तो 3 गुनी वृद्धि होती है। अब कई बार एग्जाम में इस तरह से भी पूछ दिया जाता है प्रतिशत में, तो कितना प्रतिशत का वृद्धि होता है, तो 300% आपको आंसर देना है। सेम यही क्वेश्चन रहेगा, जब एक गतिशील पिंड की गति दुगुनी हो जाती है तो गतिज ऊर्जा में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा, तो 300% का वृद्धि होगा। याद रख लीजिएगा सभी पॉइंट को। इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। अब अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता सबसे अधिक है। सबसे अधिक जो विशिष्ट ऊष्माधारिता है जल की, पानी का, सही आंसर हो जाएगा जल। अगला क्वेश्चन है तापमान की किसी विशिष्ट डिग्री में व्यवस्थित करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपकरण है। इस क्वेश्चन में उपकरण पूछा गया, तापमान की किसी विशिष्ट डिग्री में व्यवस्थित करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपकरण का जो नाम है थर्मोस्टेट। सही आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन थर्मोस्टेट। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के नाखून बने होते हैं। मनुष्य के नाखून एवं बाल जो बने होते हैं कैरेटिन का, सही आंसर जो हो जाएगा चौथा ऑप्शन कैरेटिन। अगला क्वेश्चन है कौन सी धमनी मानव शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन नहीं करती है।
इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन नहीं करती है। सही आंसर होगा चौथा ऑप्शन पल्मोनरी आर्टरी। अगला क्वेश्चन, हरे पालक में प्रचुर मात्रा में होता है। तो हरे पालक में जो रहता है आयरन रहता है। अब यहाँ पर विटामिन दिया हुआ है, तो हरे पालक में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के, आयरन के अलावा मैग्नीशियम भी रहता है। तो सही आंसर जो हो जाएगा चौथा ऑप्शन, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, सभी सही है, यह सभी विटामिन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन से हाइड्रोकार्बन एलपीजी के मुख्य घटक है। एलपीजी का जो मुख्य घटक होता है प्रोपेन और ब्यूटेन। सही आंसर जो हो जाएगा दूसरा ऑप्शन प्रोपेन और ब्यूटेन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गैलेना के नाम से भी जाना जाता है। गैलेना जो है लेड सल्फाइड का प्राकृतिक खनिज है। तो सही आंसर जो हो जाएगा लेड सल्फाइड, थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। गैलेना जो है लेड का अयस्क है, सीसा का अयस्क है। कई बार एग्जाम में पूछ भी दिया जाता है कि लेड का अयस्क कौन है, तो गैलेना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मैंग्रोव वनस्पति है। राइजोफोरा उष्णकटिबंधीय मैंग्रोव पेड़ की एक प्रजाति है। तो सही आंसर जो हो जाएगा राइजोफोरा, थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वायु गुणवत्ता एयर क्वालिटी इंडेक्स है, यह आपको बताना है। वायु गुणवत्ता जो है वायु प्रदूषक मापक यंत्र, यह सही नहीं होगा। सही जो होगा इसका वायु की गुणवत्ता दर्शाने वाला एक पैमाना है। वायु एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वायु की गुणवत्ता दर्शाने वाला एक पैमाना है। इससे हमें यह पता चलता है कि हवा कितना स्वच्छ है या फिर प्रदूषित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में बेंथिक क्षेत्र पाया जाता है। बेंथिक क्षेत्र जो पाया जाता है जल पारिस्थितिकी तंत्र में। सही आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, बाल दिवस 2017 के मौके पर किस राज्य सरकार ने बच्चों के लिए मुख्यमंत्री शाला सुरक्षा योजना शुरू की। करेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, यह जो योजना शुरू किया गया था मुख्यमंत्री शाला सुरक्षा योजना, छत्तीसगढ़ राज्य में। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार की संपदा योजना संबंधित है। तो भारत सरकार की योजना से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आप पूरा देखकर जरूर जाइएगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, संपदा योजना जो संबंधित है खाद्य प्रसंस्करण से, फूड प्रोसेसिंग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2017 में भारतीय नौसेना की सेवा में शामिल निम्नलिखित में से कौन सी एक भारत निर्मित परमाणु पनडुब्बी है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा INS अरिदमन, अरिदमन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डिजी लॉकर के बारे में क्या सत्य नहीं है। कौन सा ऑप्शन सही नहीं है यह आपको बताना है। चार ऑप्शन देख लीजिए आप। सेकेंड ऑप्शन में है 1 GB का भंडारण स्थान उपलब्ध करवाता है। तो स्टोरेज जो रहता है टोटल 1 GB का आपको उपलब्ध करवाता है। डिजी लॉकर में आधार से जोड़ना अनिवार्य है। तो बिल्कुल जब तक आप डिजी लॉकर को आधार से नहीं जोड़िएगा इसका यूज नहीं कर सकते। दोनों ऑप्शन सही है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ दस्तावेज की प्रति इलेक्ट्रॉनिक रूप से व्यक्ति के निजी कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन पर भंडारित होता है। तो यह निजी यानी प्राइवेट रूप से आपके कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन पर भंडारित नहीं होता है। कोई भी डॉक्यूमेंट जो रहता है वो आप डिजी लॉकर में ही देख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही नहीं है। डिजी लॉकर के बारे में जो है यह सत्य नहीं है। निजी यहाँ पर दिया हुआ यह गलत दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, 2020 ग्रीष्म ओलंपिक खेलों की मेजबानी द्वारा की जाएगी। 2020 का ग्रीष्म ओलंपिक खेल का जो आयोजन होता है यह टोक्यो में, जापान में, लेकिन कोविड-19 के कारण से यह स्थगित कर दिया गया। तो अब जो होगा जुलाई 2021 में। तो याद रख लीजिएगा 2021 में ग्रीष्म ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ पर होगा, टोक्यो जापान में इसका आयोजन किया जाएगा। कोविड-19 के कारण से इसे स्थगित करना पड़ा। अगला क्वेश्चन है, अंडर 17 फीफा विश्व कप 2017 का कहाँ आयोजन किया गया था। अंडर 17 फीफा विश्व कप 2017 का आयोजन जो किया गया था भारत में। सही आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का भारत। इसको आप याद रख लीजिएगा, यह क्वेश्चन अभी भी पूछा जा सकता है कि फीफा अंडर 17 2017 का आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो भारत में। अगला क्वेश्चन है, चीन ने एक रणनीतिक स्थल हम्बनटोटा गहन बंदरगाह में 70% हिस्सा खरीदा है। यह बंदरगाह किस देश में स्थित है।
हम्बनटोटा बंदरगाह के बारे में पूछा गया है आपसे। हम्बनटोटा बंदरगाह जो स्थित है श्रीलंका में, याद जरूर रख लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। हम्बनटोटा बंदरगाह है श्रीलंका में। इसके बाद एक और आपको याद रखना है, चाबहार बंदरगाह है ईरान में, इसको भी याद रख लीजिएगा। चाबहार बंदरगाह है ईरान में और ग्वादर पोर्ट है पाकिस्तान में। चाबहार जरूर याद रख लीजिएगा, ईरान में, और हम्बनटोटा है श्रीलंका में। अगला क्वेश्चन है, नेपाल और भूटान ने हाल ही में भारत का डिजिटल पेमेंट सर्विस का प्रयोग करने हेतु निम्नलिखित में से किस उद्यम का सहयोग मांगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन NPCI। NPCI जो है इसका फुल फॉर्म याद रख लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अभी आप UPI के माध्यम से, भीम UPI या गूगल पे या फ़ोन पे के माध्यम से जो पेमेंट करते UPI के द्वारा, तो NPCI के द्वारा ही UPI शुरू किया गया और UPI का जो देखभाल करता है NPCI ही करता है, निगरानी UPI के NPCI के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 47वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन पीकॉक अवार्ड किस फिल्म ने जीता है? 47वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन पीकॉक अवार्ड जो जीता है, ईरान की फिल्म है यह, डॉटर फिल्म ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समुद्र में असाधारण वीरता के लिए IMO अवार्ड से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला बनी? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा कैप्टन राधिका मेनन, चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार का GEM पोर्टल से संबंधित है। GEM पोर्टल का जो फुल फॉर्म है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, तो ऑप्शन से आपको क्लियर हो गया होगा, मार्केट प्लेस यानी सार्वजनिक खरीद से संबंधित है, थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा हाल ही में बनाए गए मुद्रा बैंक का मुख्य कार्य क्या है? तो भारत सरकार की योजना से संबंधित अभी तक 3 क्वेश्चन आ गया है, तो इसलिए आपको मुद्रा योजना या फिर भारत सरकार के जितने भी योजना है यह सभी आपको देख कर जाना है। और मुद्रा बैंक से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ पर जो भी पॉइंट बताएंगे सभी आपको याद रखना है। सबसे पहले आपको मुद्रा का फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, फुल फॉर्म भी पूछ दिया जाता है। तो इसका जो फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। मुद्रा बैंक के द्वारा जो है लोन दिया जाता है, इसमें 3 तरह का लोन दिया जाता है। सबसे पहला होता है शिशु लोन, तो एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि मुद्रा बैंक के द्वारा कितने तरह का लोन दिया जाता है? 3 तरह का। पहला होता है शिशु, दूसरा होता है किशोर और तीसरा होता है तरुण। शिशु के अंतर्गत 50,000 तक का लोन दिया जाता है और किशोर के अंतर्गत 50,000 से लेकर 5 लाख तक का लोन दिया जाता है। और तीसरा होता है जो सबसे बड़ा है, तो तरुण में 5 लाख से लेकर 10 लाख तक का लोन दिया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर क्लियर हो गया मुद्रा के बारे में। अब चलिए ऑप्शन देख लीजिए, सही आंसर जो हो जाएगा सूक्ष्म उद्योगों को ऋण एवं वित्त उपलब्ध करवाना, तो ऋण देने का यह काम करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी के जल बंटवारे को लेकर विवाद है? भारत और बांग्लादेश के बीच नदी के जल बंटवारे को लेकर जो विवाद है, तीस्ता नदी को लेकर, थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, तीस्ता नदी। अगला क्वेश्चन है, रियो शिखर सम्मेलन का संबंध है। आपको पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं जैव विविधता टॉपिक देखकर जाना है, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। जीके में जो हो गया करेंट अफेयर्स हो गया, साइंस हो गया, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, यह सभी टॉपिक आपको देख कर जाना है। क्वेश्चन का लेवल सेम इसी तरह का रहेगा, 50 क्वेश्चन इस बार भी पूछा जाएगा जीके से। रियो शिखर सम्मेलन का जो संबंध है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन जैव विविधता का सम्मेलन। एक और यहाँ से आप पॉइंट याद रख लीजिएगा, प्रत्येक वर्ष विश्व जैव विविधता दिवस जो मनाते हैं 22 मई को मनाते हैं। 22 मई को प्रत्येक वर्ष विश्व जैव विविधता दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, नदियों में जल प्रदूषण के स्तर को द्वारा मापा जाता है। नदियों में जल प्रदूषण के स्तर को जो मापा जाता है ऑक्सीजन का विघटित मात्रा, चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नदियों के जल प्रदूषण को जो मापा जाता है BOD द्वारा। BOD का जो फुल फॉर्म होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, एग्जाम में पूछा जाता है, BOD भी ऑप्शन में दिया जा सकता है, तो याद रख लीजिएगा BOD का जो फुल फॉर्म है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ऑक्सीजन की विघटित मात्रा। इसमें आप देख सकते हैं कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी ऑक्सीजन की मात्रा आ रही है, तो इसलिए ऑक्सीजन इसका सही आंसर होगा, ऑक्सीजन की विघटित मात्रा। अगला क्वेश्चन है, रियो शिखर सम्मेलन का संबंध है। रियो शिखर सम्मेलन का जो संबंध है जैव विविधता पर सम्मेलन, चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं जैव विविधता टॉपिक जरूर आप देख कर जाइएगा।
प्रत्येक वर्ष विश्व जैव विविधता दिवस जो मनाते हैं 22 मई को, याद रख लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, नदियों में जल प्रदूषण के स्तर को मापा जाता है। नदियों में जल प्रदूषण के स्तर को जो मापा जाता है बीओडी द्वारा। बीओडी का जो फुल फॉर्म है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी ऑक्सीजन की मात्रा पर मापा जाता है। तो सही आंसर जो हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा ऑक्सीजन का विघटित मात्रा। याद रख लीजिएगा, नदियों में जल प्रदूषण के स्तर को जो मापा जाता है बीओडी, इसका पूरा नाम है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, हिंदी में हुआ जैविक ऑक्सीजन डिमांड। अगला क्वेश्चन है, हग हेफनर का 91 वर्ष की अवस्था में सितंबर 2017 में निधन हो गया, वे संस्थापक थे। सभी ऑप्शन को देख लीजिए। हग हेफनर जो संस्थापक थे प्लेबॉय पत्रिका, सही आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले रामनाथ कोविंद किस राज्य के राज्यपाल थे। अभी वर्तमान समय में श्री रामनाथ कोविंद जी भारत के 14वें राष्ट्रपति है और राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार के राज्यपाल थे। सही आंसर हो जाएगा बिहार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर खुले में शौच से मुक्त होने वाला भारत का पहला शहर है। खुले में शौच से मुक्त होने वाला भारत का पहला शहर जो है मैसूर शहर है। सही आंसर हो जाएगा मैसूर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य टाइगर कॉरिडोर में एक नहर पर पर्यावरण के अनुकूल पुल का विकास करेगा। टाइगर कॉरिडोर में एक नहर का पर्यावरण के अनुकूल पुल का जो विकास करेगा तेलंगाना राज्य। सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना। अब अगला क्वेश्चन यहाँ से मैथ से संबंधित है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर है √0.0625। अगर आप इस दशमलव को हटाना चाहते हैं यहाँ से, अगर आप इस दशमलव को हटाना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, बट्टा में दशमलव का यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। इसके बाद दशमलव के बाद कितना अंक है 4 अंक है, तो 4 0 हो जाएगा इस तरह से। और यह पूरा मान जो है रूट में है एक तरह से, तो रूट में है तो 625 का मान निकालिएगा तो कितना होता है 25 होता है। और इसके बाद रूट अंडर में कितना है 1 पर 4 जीरो है, तो 1 पर कितना हो जाएगा 2 जीरो हो जाएगा, 25/100, यानी इसका मान जो आ जाएगा 0.25। इसका सही आंसर हो गया। एग्जाम में सावधानी से आंसर दीजिएगा। एक बार आप ऐसे चेक कर लीजिए, जैसे इसका आया 0.25, यहाँ पर दशमलव हटा के देख लीजिएगा 25/100 आ रहा है क्या, दशमलव हटाइएगा 1 आएगा और 2 अंक है तो 2 जीरो, 25/100, यानी ये आंसर सही है। सावधानी से बनाइएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको यहाँ पर दिया हुआ और इसका मान आपको बताना है। 1 + 2 + 3 + 4 इस तरह से 20 तक जोड़ना है और बट्टा 7 है, इसका मान निकालना है। तो अगर लगातार इस तरह से प्राकृतिक संख्या दिया हुआ रहता है तो इस सूत्र का प्रयोग करते हैं, n × n + 1/2। इस सूत्र की सहायता से बनाना है। n का मान जो यहाँ पर लेना है लास्ट वाला अंक, लास्ट में यहाँ पर 20 है तो 20 लास्ट की संख्या यहाँ पर लेना है, तो 20 हो गया। 20 × 20 + 1/2 हो गया, तो कितना हो जाएगा 20 × 21/2 हो गया। तो कितना हो जाएगा, यह काट दीजिएगा तो 10 यहाँ पर होगा, तो 21 × 10 हो गया। तो यहाँ पर जो मान प्राप्त हुआ 1 × 2 × 3 × 4 20 तक जोड़ने पे 21 × 10 प्राप्त हुआ। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, 7 से भाग भी देना है, तो 7 से भाग दीजिएगा तो 21 में 7 के काटिएगा 3 होगा, 3 में 10 से गुना कीजिएगा 30। इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा, 30 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न 2/3 से बड़ा है। चलिए बेसिक से ही बनाते हैं। 2/3 यानी 2/3 का मान कितना हो जाएगा, इसमें 0.66 हो जाएगा। अब 0.66 से कौन सा बड़ा है, 1/2 का मान कितना होता है 0.25। सेकेंड ऑप्शन में 3/7, 3/7 का जो मान है, अगर आप 3/7 का मान निकालिएगा तो 0.43 आएगा। इसके बाद है 4/7, तो 4/7 का मान जो आएगा 0.5 के आसपास, 0.52 इस तरह से आएगा। लेकिन 6/7 का मान जो निकालिएगा तो इसका जो मान आएगा 0.85 आएगा। तो इसमें 2/3 यानी 0.66 से कौन सा बड़ा है, तो चौथा ऑप्शन बड़ा है 6/7 यानी 0.85 बड़ा है। अब चलिए अगला क्वेश्चन है, 2 3 4 6 से विभाज्य करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 देने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपको बताना है। 4 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या है यह हो गया 1000। अगर आप इससे कम करते हैं तो 999 होता है, यह 3 अंकों की संख्या हो जाएगी। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है यहाँ पर
सॉरी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000। इसमें से आपको बताना है कौन सी है जो 2, 3, 4, 6 से विभाजित करने पर एक शेष प्राप्त होता है। इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, अगर आप नियम से बनाना चाहते हैं 2, 3, 4, 6 का एलसीएम निकालिए, 12 होता है, फिर 12 को 1000 से भाग दीजिए और जो शेषफल आएगा उस शेषफल को क्या कीजिएगा 12 में से घटा दीजिएगा, जैसे घटा दीजिएगा। इसके बाद आपको जो भी मान आएगा उसमें 1 जोड़ करके आंसर देना है, लेकिन इस तरह से आपको नहीं बनाना है, आप डायरेक्ट इसको ऑप्शन से ही बना लीजिए। जैसे इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 2, 3, 4, 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 प्राप्त होता है, तो यानी कि पूरी तरह से विभाजित नहीं है 2, 3, 4, 6 से। तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में है 1008, तो 1008 का अंकों का योग होता है 8 + 1 9, यानी यह 3 से विभाजित है, लेकिन 3 से विभाजित नहीं होना चाहिए, एक शेष बचना चाहिए, तो यह तो ऑप्शन होगा नहीं। इसके बाद है सेकेंड ऑप्शन में 1005, तो अंकों का योग है यहाँ पर 6, तो यह भी 3 से विभाजित है, यह ऑप्शन नहीं होगा। अब बचता है तीसरा और चौथा, तो तीसरा चौथा में से कौन सा होगा, तो तीसरा ऑप्शन को अगर आप 4 से भाग दीजिएगा तो एक शेष प्राप्त होता है, 1007 को अगर आप 4 से भाग दीजिएगा तो 3 शेष प्राप्त होता है, तो यानी कि तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आप डायरेक्ट ऑप्शन से ही बना लीजिएगा, जल्दी आप बना लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको मान बताना है, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, इंग्लिश में तो सही दिया हुआ है लेकिन यहाँ पर हिंदी में गलत है, गुना का चिन्ह यहाँ पर इस तरह से होगा, यहाँ भी गुना का चिन्ह होगा, सभी जगह गुना का चिन्ह होगा, और यहाँ पर प्लस का चिन्ह भी होगा और यहाँ भी प्लस का। चलिए इंग्लिश वाला देख लीजिए। यहाँ पर आप इसमें कहा जा रहा है 3.2 गुना 3.2 प्लस 2.7 गुना 2.7 प्लस 3.2 गुना 2.7, इसके बाद 3.2 गुना 3.2 गुना 3.2 और 2.7 गुना 2.7 गुना 27। यहाँ पर ए का मान लेते हैं हम 3.2 है और बी का मान लेते हैं कि 2.7 है, यह हो गया। तो अगर आप ऊपर में देखिएगा तो किस फॉर्म में आ रहा है, ए स्क्वायर, इस तरह के फॉर्म में यह आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इस फॉर्म में आ रहा है। नीचे में अगर आप देखिएगा तो ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्म में यह आ रहा है, और ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अगर आप ऊपर वाला मान जो है यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यह क्या होगा कि कट जाएगा और नीचे में बचेगा कितना, तो 1/a माइनस बी सिर्फ बचेगा, और यही मान आपको निकाल देना है। ए का मान है 3.2, बी का मान है 2.7, तो इसको सॉल्व कर दीजिए। तो 1/3.2 माइनस 2.7 को अगर आप घटाइएगा यहाँ पर, तो घटाने के बाद जो यहाँ पर मान प्राप्त होगा 1/0.5 प्राप्त होगा, और इसको आप सॉल्व कर दीजिएगा तो 2 मान प्राप्त होगा। कैसे मान प्राप्त होगा, दशमलव हटाइएगा, ऊपर 10 चला जाएगा, 10 में 5 से भाग दीजिएगा 2, तो इसका जो सही आंसर होगा 2 होगा। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो फॉर्म दिया हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी के फॉर्म में, नीचा में है ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ऊपर वाला जो मान है यह मान कट जाएगा और नीचे में बच जाएगा 1/a माइनस बी सिर्फ बचेगा, और सॉल्व कर देना है इसको। अब चलिए अगला क्वेश्चन, यदि एक संख्या ए दूसरी संख्या b से 30% कम है तथा b 150 से 20% अधिक है, तो a का मान क्या होगा। इसको यहाँ से सॉल्व करते हैं। b जो है 150 से 20% अधिक है, तो 150 का 20% जो होता है 30 होता है, यानी b का मान कितना है, 150 से 20% अधिक है, तो 150 का 20% होता है 30, तो 150 से 20% यानी कि 150 में क्या करना पड़ेगा आपको 30 जोड़ देना पड़ेगा, तो b का मान हो गया यहाँ से 180। अब यहाँ पर कहा जा रहा है यदि एक संख्या a दूसरी संख्या b से 30% कम है, तो b से 30% कम है, तो 180 का 30% निकालिएगा तो 54 होता है, तो a का मान जो हो जाएगा, b का मान कितना, 180 से 30% कम, यानी 54 कम है, तो 180 में से 54 घटिएगा तो 126 होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो गया 126। अगला क्वेश्चन है 11 खिलाड़ियों तथा उनके प्रशिक्षक की औसत आयु 33 वर्ष है। पहले 5 खिलाड़ियों की औसत आयु 29 वर्ष है, शेष 6 खिलाड़ियों की औसत आयु 30 वर्ष है। प्रशिक्षक की आयु आपको बताना है। यहाँ पर जो है 11 खिलाड़ी है तथा उनके प्रशिक्षक, यानी एक प्रशिक्षक है, टोटल का औसत आयु है 33 वर्ष, तो 11 खिलाड़ी प्लस एक प्रशिक्षक, टोटल मिलकर कितना हो गया, 12 हो गया। और 12 का अगर आप कुल आयु निकालना चाहते हैं तो 12 में आपको क्या करना पड़ेगा, औसत आयु जो 33 वर्ष दिया हुआ है गुना कर देना है। तो 12 में आप अगर 33 से गुना करते हैं तो होगा आपको 396, यहाँ पर 396 आ गया टोटल। इसके बाद है पहले 5 खिलाड़ियों का औसत आयु 29 वर्ष है, तो पहले 5 खिलाड़ियों का अगर आप कुल आयु निकालते हैं तो 29 में 5 से गुना करना पड़ेगा, 145 होगा।
इसके बाद दिया हुआ है शेष 6 खिलाड़ियों का औसत आयु 30 वर्ष है। तो 6 में अगर आप 30 से गुना करते हैं तो 180 होगा। तो लास्ट का जो 6 खिलाड़ी है उसका आयु हो गया 180। यहाँ पर पहले 5 का हो गया 145 और लास्ट का 6 का हो गया 180। तो 145 में 180 को जोड़ दीजिए और 396 में से घटा दीजिए, यही इसका आंसर हो गया। तो 396 में घटाने पर जो होगा 71 वर्ष आ जाएगा। यही हो गया प्रशिक्षक की आयु। अगला क्वेश्चन, 8,000 रुपये पर 2.5% की वार्षिक दर से 2 वर्षों की चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में अंतर क्या है। अच्छा सा क्वेश्चन, इसको सीख लीजिए कैसे बनाना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में अंतर, डी बराबर जो है सूत्र, यह सूत्र को आपको प्रयोग करना है। सूत्र जो होता है PR² बट्टा 10,000, 1 पर 4 जीरो। यहाँ पर जो डी है डिफरेंस, अंतर को दर्शा रहा है, पी जो दर्शा रहा है मूलधन को और आर जो दर्शा रहा है दर को। और सॉल्व कर दीजिए, डी का मान यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो पी का मान कितना है, मूलधन है 8,000, डी बराबर जो सूत्र होता है PR² बट्टा 10,000। आप इस तरह से भी सूत्र याद किए होंगे, P इंटू आर बट्टा 100 का स्क्वायर। तो दोनों ठीक ही है, आर बट्टा 100 का स्क्वायर कीजिएगा तो R² बट्टा 10,000 हो जाएगा। तो यहाँ पर मूलधन जो दिया हुआ है 8,000 दिया हुआ है, तो 8,000 में आपको क्या करना है, R² है तो 2.5 गुना 2.5 से गुना करना पड़ेगा। आर दिया हुआ है यहाँ पर 2.5% प्रति वर्ष की वार्षिक दर, बट्टा में हो गया 10,000। इसको आप सॉल्व कर दीजिएगा तो 5 आ जाएगा। यही हो गया साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर। अगला क्वेश्चन है, यदि 40 कुर्सियाँ 10,000 रुपये में खरीदी गई तो 60% लाभ कमाने के लिए 10,000 रुपये में कितनी कुर्सियाँ बेची जानी चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्रयमूल्य जो हो जाएगा यहाँ पर 40 कुर्सियाँ 10,000 रुपये में खरीदी गई, तो क्रयमूल्य CP बराबर जो हो गया यहाँ पर 10,000 बट्टा 40 कर दीजिए आप। 10,000 को 40 से भाग दीजिएगा तो 250 हो गया। इसके बाद है 60% लाभ कमाने के लिए, तो चलिए लाभ निकालते हैं। तो लाभ जो हो जाएगा यहाँ पर, क्रयमूल्य है 250, तो 250 का 60%, तो 250 का 60% आप कीजिएगा तो यहाँ पर जो प्राप्त होगा मान 150 प्राप्त होगा। तो लाभ जो प्राप्त हो गया यहाँ पर 150 और क्रयमूल्य है 250, तो विक्रयमूल्य बराबर जो सूत्र होता है क्रयमूल्य प्लस लाभ। तो 250 में 150 को जोड़िएगा तो 400 हो जाएगा। तो विक्रयमूल्य जो यहाँ पर प्राप्त हुआ 400। विक्रयमूल्य कैसे प्राप्त हुआ यह आपको समझ में आ गया होगा। अब आपसे पूछा जा रहा है 10,000 रुपये में कितनी कुर्सी बेची जानी चाहिए, यानी कितनी कुर्सी बेची जानी चाहिए। तो एक कुर्सी का है विक्रयमूल्य 400 रुपया, तो 10,000 में बेचना है। 10,000 में क्या कीजिए आप 400 से भाग दे दीजिए। 10,000 में 400 से भाग दीजिएगा तो 25 प्राप्त होगा। यही इसका आंसर हो गया 25। सही आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का 25। अगला क्वेश्चन है, पीयूष अपनी वस्तु के मूल्य को उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। यदि 20% की छूट देने के पश्चात वह वस्तु को 780 रुपये में बेचता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। पीयूष अपनी वस्तु के मूल्य को उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। तो क्रय मूल्य मान लेते हैं यहाँ पर CP जो है 100 है और अंकित मूल्य MP मार्क प्राइस जो हो गया यहाँ पर 30% अधिक अंकित करता है, तो 130 हो गया। अब इसके बाद कहा जा रहा है यदि 20% की छूट देने के बाद, तो MP यानी अंकित मूल्य को आपको 20% छूट देना है। तो बेचा कितना पर जा रहा है, तो अंकित मूल्य का 80% आपको करना है। यहाँ पर SP कितना हो जाएगा 130 का 80%, क्योंकि 20% छूट दे रहा है। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 104 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हो गया क्रय मूल्य 100 रुपया, विक्रय मूल्य हो गया 104 रुपया, अंकित मूल्य हो गया 130 रुपया। अब इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है 20% छूट देने के पश्चात वह वस्तु को 780 रुपये में बेचता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर जो है क्रय मूल्य है 100 रुपया और विक्रय मूल्य है 104 रुपया, तो 780 रुपया में बेचता है तो क्रय मूल्य कितना होगा यह आपको बताना है। तो एक एक नियम से आप सॉल्व कर दीजिए इस क्वेश्चन को। अगर 104 रुपया विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य कितना है 100 है। अगर 1 रुपया विक्रय मूल्य होगा तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 100 बट्टा 104 हो जाएगा। अगर क्रय मूल्य यहाँ पर अगर विक्रय मूल्य 780 रुपया होगा तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा। अगर विक्रय मूल्य जो है 780 रुपया होगा तो क्रय मूल्य जो हो जाएगा 100 बट्टा 104 गुना 780। इसको आप सॉल्व कर दीजिए, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो सॉल्व करने के बाद जो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 750 रुपया, 750 इसका आंसर हो जाएगा। अगर समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग के क्षेत्रफल तथा उसके भीतर खींचे गए वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। एक वर्ग है और वर्ग के भीतर एक वृत्त खींचा जाता है तो दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले इसका फिगर बनाते हैं। मान लेते हैं इस तरह से एक कोई वर्ग है और इसको आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। इसके अंदर इस तरह से वृत्त है
अब यहाँ पर आपको यह समझना है कि मान लेते हैं कि वर्ग की भुजा जो है ए है, तो वर्ग की भुजा यह है, तो यहाँ पर अगर बीच से इस तरह से खींचिएगा तो इसका भी लेंथ कितना होगा, ए ही होगा। और यह क्या दर्शा रहा है, बीच वाला जो यह पार्ट है यह जो दर्शा रहा है वृत्त का व्यास दर्शा रहा है। तो यानी वर्ग की भुजा और वृत्त का व्यास दोनों क्या है, बराबर है। तो चलिए अब क्षेत्रफल निकालते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा, बट्टा में वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई हो गया। आर का मान यहाँ पर कितना होगा, वृत्त का व्यास निकला था ये, तो आर का मान हो जाएगा यहाँ पर a/2 हो जाएगा। तो a/2 का स्क्वायर, अब इसको सॉल्व कर दीजिए आप। सॉल्व करने के बाद जो इसका मान आएगा a स्क्वायर बट्टा पाई a स्क्वायर बट्टा में फिर से 4 होगा। तो a स्क्वायर से a स्क्वायर क्या होगा, कट जाएगा, तो बचेगा कितना 1/पाई/4। तो अगर आप इसको पूरा सॉल्व कीजिएगा तो जो मान यहाँ पर प्राप्त होगा 4/पाई। फिर से अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, अगर आप फिर से इसको सॉल्व कीजिएगा तो 4 लिखिएगा इस तरह से, 22 और गुना 7 ऊपर चला जाएगा। और फिर से इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका जो मान आ जाएगा 14/11। तो इसका जो रेशियो हो गया 14:11 में। यहाँ पर बस आपको यही समझना है कि वृत्त का भुजा वर्ग का भुजा और वृत्त का व्यास दोनों बराबर है। तो वृत्त का व्यास जो हो जाएगा a/2 हो जाएगा अगर वर्ग का भुजा a है तो। और सॉल्व कर दीजिए इसको। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति प्रत्येक 3 किलोमीटर की 4 समान दूरियों को क्रमशः 10, 20, 30, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। उसकी औसत गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है, औसत चाल बताना है। तो औसत चाल बराबर जो सूत्र होता है कुल दूरी बट्टा कुल समय। जिस तरह से चाल बराबर सूत्र होता है दूरी बट्टा समय, तो औसत में भी यही हो जाता है कुल दूरी बट्टा कुल समय। तो दूरी तो यहाँ पर आप आसानी से निकाल सकते हैं। 3 किलोमीटर की 4 समान दूरी में, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3 किलोमीटर की एक दूरी था, फिर 3 किलोमीटर की एक दूरी, फिर 3 किलोमीटर की एक दूरी, फिर 3 किलोमीटर की एक दूरी। तो इस तरह से टोटल हो जाएगा दूरी 3 गुना 4 बराबर हो गया 12 किलोमीटर। यह तो हो गया कुल दूरी। अब समय निकालना है कुल समय। तो समय के लिए क्या करना पड़ेगा, अलग अलग करके आपको निकालना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर है 3 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। तो समय बराबर सूत्र जो हो जाएगा दूरी बट्टा चाल। तो दूरी है यहाँ पर कितना 3 है, बट्टा चाल है 10, इसके बाद है 3/20, 3/30, 3/40, इस तरह से आपको बनाना है। चलिए बनाते हैं। औसत चाल बराबर जो सूत्र हो गया कुल दूरी बट्टा कुल समय। तो कुल दूरी तो हमें पता है 12 किलोमीटर है, बट्टा में हो गया कुल समय। तो एक एक करके निकालते हैं। समय बराबर जो सूत्र हो जाएगा दूरी बट्टा चाल। तो 3 किलोमीटर की दूरी जो चला है सबसे पहले 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, प्लस यहाँ पर ले रहे हैं 3/20, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से सेकेंड बार चला था। फिर 3 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला था, तो 3/30 हो गया। फिर यहाँ पर 3 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला था। अब इसको अगर आप 10, 20, 30, 40 का एलसीएम निकालिएगा तो हो जाएगा यहाँ पर 120 प्राप्त होगा। और इसको सॉल्व कर देना है आपको, मान निकाल लीजिएगा। तो मान निकालने के बाद जो इसका आंसर आएगा 19.2 किलोमीटर। सही आंसर जो हो गया इस क्वेश्चन का 19.2 किलोमीटर। अब अगला क्वेश्चन है, पी ने एक व्यापार 80,000 रुपये के साथ आरंभ किया तथा कुछ महीने पश्चात क्यू 60,000 रुपये के साथ उससे जुड़ गया। यदि वर्ष के अंत में लाभ को 2:1 के अनुपात में बांटा गया हो तो क्यू व्यापार में कितने महीने पश्चात शामिल हो। अच्छा सा क्वेश्चन है, पार्टनरशिप से संबंधित, और इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो समझ लीजिए, सिंपल ही क्वेश्चन होता है पार्टनरशिप से संबंधित। यहाँ पर है पी ने एक व्यापार 80,000 रुपये के साथ आरंभ किया। पी का जो पूंजी है 80,000 और क्यू का पूंजी है 60,000। और यहाँ पर है वर्ष के अंत में, यदि वर्ष के अंत में, वर्ष जो होता है 12 महीने का होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है आपको, पूंजी जो भी दिया हुआ रहेगा, पूंजी में अगर समय से गुना कीजिएगा तो जो प्राप्त होगा लाभ प्राप्त होता है। पूंजी में समय से गुना करने पर लाभ प्राप्त होता है, यही आपको ध्यान देना है। तो पी का पूंजी कितना है, 80,000 है। चलिए इसको सॉल्व कर रहे हैं। पी का पूंजी है यहाँ पर 80,000 और पी जो है वर्ष के अंत में, पी जो है शुरू से लेकर लास्ट तक रहा है। शुरू से पहले बिजनेस में कौन आया था, पी आया। तो पी जो है 12 महीने रहा है। और क्यू का पूंजी कितना है, 60,000 है। क्यू के बारे में कितने महीने रहा है यह हमें नहीं पता है, क्वेश्चन में हमें बताना है। पूछा जा रहा है हमसे कि कितने महीने रहा है, क्यू के बारे में आपको बताना है। तो एक्स मान लेते हैं, क्यू जो है एक्स महीने व्यापार में रहा है। तो पूंजी को क्या किए हैं, यहाँ पर समय से गुना कर दिए हैं। तो क्या प्राप्त होगा, लाभ प्राप्त होगा। और लाभ का अनुपात दिया हुआ है 2:1, तो बराबर में रख देंगे 2/1, अनुपात मीन्स बट्टा। अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो एक्स का मान जो प्राप्त होगा यहाँ से आपको 4 प्राप्त होगा। तो यही सही आंसर हो गया, 4 माह इसका। अगला क्वेश्चन है, एफ तथा एम मिलकर एक कार्य को 8 दिन में कर सकता है, एफ अकेला उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है।
एम उसी कार्य को अकेला कितनों दिनों में कर सकता है। अच्छा सा क्वेश्चन है, इसका जवाब आप जरूर कमेंट कीजिएगा क्या इसका आंसर होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को आपको इस फॉर्मेट में सॉल्व करना है। यहाँ पर एफ और एम है तो 1/f इस तरह से लिखना है प्लस 1/m लिखना है। और इसके बाद जो है यहाँ पर कितने दिन में एफ तथा एम मिलकर एक कार्य को कितने दिन में करता है, तो 8 दिन में कर सकता है, तो 1/8 इस तरह से लिखना है। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर जैसे दिया हुआ है एफ अकेला उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, तो एफ के जगह पर आप 12 रख दीजिए और एम उसी कार्य को कितना दिन में करेगा, तो एम का मान आपको निकाल देना। अगर इसका ठीक उल्टा दिया हुआ रहता, एम का दिया हुआ रहता और एफ का निकालना रहता तो एम का मान रख देते और सॉल्व कर देते। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। अगर इस फॉर्मेट में आप रखते हैं तो इस तरह से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। एफ अकेला उसी कार्य को कितना दिन में करता है, 12 दिन में, तो 1/f के जगह पर 1/12 रख दिए प्लस 1/m बराबर है 1/8। अब क्या करना है, 1/m बराबर हो जाएगा 1/8 माइनस 1/12। सॉल्व कर दीजिएगा, इसका मान आ जाएगा। तो सॉल्व करने पर m का जो मान यहाँ पर प्राप्त होगा 24 दिन प्राप्त होगा। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो बिहार पुलिस एवं दिल्ली पुलिस की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। अगले वीडियो में हम आप लोगों को बाकी जो शिफ्ट का क्वेश्चन है उसका भी वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे।